नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और मेहमान हैं हमारे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राकेश शुक्ला जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगामकर जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबके चेहरे खिले हुए हैं, क्यों? क्योंकि भारत की अमेरिका से ट्रेड डील हो गई है। तो मैं पहले मेहमानों को अपने क्रेडिट दूं कि लगातार इस प्रोग्राम में चर्चा हो रही थी कि ये डील होनी ही है, कोई वजह नहीं है कि ट्रंप इस डील के लिए हाँ या हाँ ना करें, और वो काम हो गया। खास तौर पर यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उसके बाद ये बात लगातार कही जा रही थी कि अब अमेरिका के ऊपर दबाव है और जल्द से जल्द वो इस ट्रेड डील के लिए हाँ करेंगे। हमने आपको यह भी बताया था कि ट्रेड डील को लेकर के सारी नेगोशिएशंस काफी पहले पूरी हो चुकी थी, केवल एक जगह पर जाके बात रुकी थी, वो थे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप किसी वजह से उस पर दस्तखत नहीं कर रहे थे, वो उन्होंने कर दिए। वो वजह क्या थी ये भी आज हम आपको बताएंगे, लेकिन ये ट्रेड डील लॉक हो गई। पहले ईयू के साथ जो ट्रेड डील हुई उसको कहा गया था मदर ऑफ ऑल डील्स, तो लोग पूछ रहे थे ये डैडी ऑफ ऑल डील्स कब होगी, तो डैडी ऑफ ऑल डील्स भी हो गई। और नरेंद्र मोदी की और ट्रंप के बीच जो फोन पर बात हुई कल, और ये फोन ट्रंप ने किया, आपको मैं बता दूं, रात को सर्जियो गौर जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, उन्होंने कहा दोनों के बीच फोन पर बात हुई है, वेट फॉर अपडेट्स। और थोड़ी देर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ये घोषणा कर देते हैं कि हमने भारत के ऊपर टैरिफ घटा करके अब उसको 18% कर दिया है। इसका मतलब हम पर जो 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा था, जो केवल ट्रेड वाला था, वो 25 से घटकर 18 हो गया, और जो 25% की पेनल्टी लगी हुई थी रूस का तेल खरीदने को लेकर, वो हटा दी गई है। अच्छा, कई जगहों पे मैं ये देख रहा हूं, ये कंफ्यूजन अभी भी बनी हुई है कि वो 25% तेल वाले का क्या हुआ। सर्जियो गौर ने, मैं भारत के ही एक चैनल पर इंटरव्यू दिया है फोन पर, और उसमें स्पष्ट सवाल का स्पष्ट उत्तर दिया गया है कि वो 25% तेल वाला जो पेनल्टी का टैरिफ था वो भी हट गया है। मतलब अब भारत के एक्सपोर्ट जो भी अमेरिका को होंगे उस पर कुल 18% टैरिफ लगेगा। तो आप जरा पहले भाषा पे गौर कीजिए जो दोनों नेताओं ने जो ट्वीट किया है, क्योंकि असल कहानी जो है उसी के अंदर छिपी हुई है। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक with Prime Minister of India, Narendra Modi. He is one of my greatest friends, पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री। तो तारीफ। उसके बाद वो कहते हैं कि वी स्पोक ऑन मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग ट्रेड एंड एंडिंग द वॉर विद रशिया एंड यूक्रेन। ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। अब यहां जरा थमिएगा, इस बात को हम आगे करेंगे। ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी ने मुझसे कहा अब हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और हम यूनाइटेड स्टेट्स और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। वेनेजुएला से भारत तेल पहले भी खरीदता था, खरीदेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आगे वो कहते हैं कि इससे यूक्रेन की लड़ाई रुक जाएगी। फिर वो कहते हैं, आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, मैं अपनी दोस्ती और उनके लिए जो मेरे मन में इज्जत है उसकी, और उन्होंने जो रिक्वेस्ट मुझसे किया उसके लिए मैं ट्रेड डील पर दस्तखत कर रहा हूं, और अब जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो 25 से घटकर 18% हो जाएगा। भारत अपने अमेरिका के एक्सपोर्ट पर टैरिफ 0 कर देगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कमिट किया है बाय अमेरिकन, एक बड़े पैमाने पर वो अमेरिकी सामान खरीदेंगे, और $500 बिलियन की यूएस की एनर्जी मतलब तेल गैस, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कोल और कई और सामान हम उनसे खरीदेंगे $500 बिलियन का। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं $500 बिलियन का व्यापार कैसे होगा, भारत इतना सामान कैसे खरीदेगा। अभी मैं आपको इसकी भी पूरी जानकारी देता हूं। और उसके बाद वो कहते हैं कि इट इज एन अमेजिंग रिलेशनशिप विद इंडिया, इट विच विल बी इवन स्ट्रॉन्गर। फिर वो एक और तारीफ की लाइन लिखते हैं मोदी के लिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड आई आर टू पीपल दैट गेट थिंग्स डन। हम दोनों वो लोग हैं जो काम करते हैं, एक्चुअली हम डिलीवर करते हैं, समथिंग दैट कैन नॉट बी सेड फॉर मोस्ट, जो बातें और बहुत से लोगों के लिए नहीं कही जा सकती। तो ट्रंप की पोस्ट में तारीफ थी, ऐलान था, और इसके अलावा जो बातें उन्होंने कहा, बताई कि अब भारत जो है आगे क्या करेगा। अब आइए जरा प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्वीट पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में अपनी खुशी जाहिर की है, हर्ष उन्होंने अपना जो है वो जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये ट्रेड डील जो है दोनों देशों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, और इससे 140 बिलियन लोगों की बिहाफ पर जो है उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद भी दिया है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने फिर अंत में तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप की, और उन्होंने कहा है कि उनकी लीडरशिप ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत जरूरी है, और हम उनके सारे पीस एफर्ट्स को हम उसका समर्थन करते हैं। वो कहते हैं, डिलाइटेड दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स विल नाउ हैव अ रिड्यूस्ड टैरिफ ऑफ 18%, बिग थैंक्स टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और ऊपर उन्होंने भी डियर फ्रेंड लिखा है, वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। मतलब दोस्ती, यारी सब दिख रहा है, आप एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान वो दोनों लोग शो कर रहे हैं। 2-3 बातें रह जाती हैं इसके अंदर कि ये $500 बिलियन का सामान हम कैसे खरीदेंगे, दूसरा क्या हम रूस का तेल नहीं खरीदेंगे,
तीसरी बात उन्होंने कहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भारत खरीदेगा। भारत ने उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को खरीदने की बात की, तो मतलब जो हमारी एक रेड लाइन थी कि हम भारत के कृषि सेक्टर को नहीं खोलने वाले हैं अमेरिकी सामान के लिए, उसका क्या? ये तीन सवाल। और एक चौथा, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हम उनके शांति को लेकर जो प्रयास हैं उसका समर्थन करते हैं, तो क्या बोर्ड ऑफ पीस भी भारत ज्वाइन कर लेगा? ये चार मोटे सवाल हैं, इन पर हम लोग जो है अभी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं इसके ऐलान के बाद। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पार्लियामेंट पहुंचे तो वहां उनका कैसे स्वागत किया गया। पहले तो जब वो घुसे ही पार्लियामेंट के अंदर तो वहां रिपोर्टर्स वहां मौजूद थे और उन्होंने घुसते ही पूछा, प्राइम मिनिस्टर ट्रेड डील हो गई, आपको क्या कहना है? सुनिए जरा। कुछ बोला नहीं उन्होंने, हाथ वेव किया बस। तो कोई जवाब नहीं दिया मोदी जी ने, लेकिन दिख रहा था उनके चेहरे पर भी जो मुस्कान थी वो बता रही थी वो एक बड़ा काम हो गया ये। और बाकी उनके साथ जो लोग थे वो भी मुस्कुराते हुए, बाकी मंत्री जो हैं वो चल रहे थे। फिर आज उनको एनडीए के जितने सांसद थे उन्होंने उनका स्वागत सत्कार भी किया अंदर, उसकी तस्वीर भी आप इस वक्त देख लीजिए, जो बड़ी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया। तो ये भी ठीक। अब एक अपडेट और आपको मैं दे देता हूं। आज ही अमेरिका में भारत के विदेश मंत्री की और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात होने जा रही है अमेरिकी समय 3:30 बजे के आसपास। मतलब हमारे यहाँ तब काफ़ी देर हो चुकी होगी, रात के काफ़ी रात हो रही होगी। लेकिन ये भी एक क्रूशियल बात है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका की 3 दिन की सरकारी यात्रा पर गए हुए हैं और उनकी वहाँ की विदेश मंत्री से आज मुलाकात होने जा रही है। अब आते हैं जरा कि इस पर हमारे देश में क्या पॉलिटिक्स हो रही है। उससे पहले एक कमेंट हर्षवर्धन जी का, क्योंकि मुझे आपकी बात भी लगातार याद है, आपने कहा यह काम होना ही है और जल्द ही होना है। काम हो गया, ये इसका ट्रिगर क्या था? देखिए, सबसे बड़ा ट्रिगर तो ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस 140 करोड़ के देश की बात करते हैं, वो देश हर स्थिति में खड़ा रहा और उनको ये समझ में आ गया कि किसी भी तरीके से आप अपनी शर्तों पर इसको झुका नहीं सकते। नंबर 1। नंबर 2, ये भारत ने कोई भी ऐसी चीज नहीं की जो सीधे तौर पर अमेरिकी नीतियों को, और जब मैं अमेरिकी नीति कह रहा हूं तो सिर्फ ट्रंप नहीं, यूएस पॉलिसीज को कभी भी डेंट नहीं किया भारत ने अपने किसी एक्शन से। तीसरी चीज, पिछले कुछ समय में अमेरिका जिसकी वजह से ताकतवर है, अमेरिका अकेला नहीं है, अमेरिका ब्रिटेन की वजह से ताकतवर है, अमेरिका यूरोपीय यूनियन के देशों की वजह से ताकतवर है, वहां भारत ने सीधी ट्रेड डील कर ली। और चौथी और सबसे जो बड़ी चीज है जिसको हमें सचमुच क्रेडिट देना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो टीम है जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल है और बहुत लो प्रोफाइल रहे, इसमें चर्चा लगभग ना के बराबर हुई, हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने भी कमाल का काम किया है। सब लो प्रोफाइल होकर बातचीत करते रहे। और पांचवा और सबसे जरूरी, ये 5 पॉइंट होते हैं, सर्जियो गोर, जिसको जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ था हम लोगों ने कहानी कुर्सी में एक मत से कहा था सर्जियो गोर के अपॉइंटमेंट का मतलब ही है ट्रेड डील डन है। तरीका उसका क्या होगा, टाइमलाइन क्या होगी, कितना कैसे फ्रेमवर्क होगा, वो अलग बात है, लेकिन होना तय है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात, हम जो कहते हैं ना, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हमारी ताकत को दुनिया पहचान रही। देखिए, मोदी जी को तो सबसे पहले इस पूरी ट्रेड डील के लिए बधाई भी, और साथ में जिस तरीके से उन्होंने भारत का आत्मसम्मान बरकरार रखते हुए इस ट्रेड डील तक, इसके अंजाम तक इसको पहुंचाया है। लेकिन जो आपने पीयूष गोयल जी वाली बात की, पॉलिटिको एक बड़ी इंटरनेशनल अफेयर्स का एक बड़ा मीडिया है, हाउस है, उसने हेडलाइन दी है, मीट द वर्ल्ड्स टफेस्ट ट्रेड नेगोशिएटर एंड इट इज नॉट डोनाल्ड ट्रंप। उसमें वो तस्वीर लगाते हैं पीयूष गोयल की कि ये दुनिया के टफेस्ट ट्रेड नेगोशिएटर हैं। और पीयूष गोयल की बयान भी आप पिछले 6-8 महीने के याद कीजिए, एक बयान में भी कहीं कोई वो नरमी बरतते हुए या अमेरिका के दबाव में कहीं कोई झुकते हुए या थोड़ी कमजोर भाषा में बात करते हुए कभी दिखाई नहीं दिए। उन्होंने शुरुआत से डे 1 से कहा, डील तब फाइनल होगी जब दोनों के परस्पर हित उसमें सधेंगे, दोनों के परस्पर आत्मसम्मान का ख्याल उसमें रखा जाएगा, तब वो डील होगी। और हमारी जो रेड लाइन है वो हमने उनको बता रखी है। तो पीयूष गोयल जी को भी वाकई बहुत बहुत बधाई। इससे पहले ईयू की डील और अब ये डील, ये बहुत बड़ी बात है। एक चीज और आपको जो पता होनी चाहिए कि इस वक्त हमारे जितने कॉम्पिटिटर हैं उसमें भारत कहां है। भारत के ऊपर 18% टैरिफ है। हमारे सडनली आप देखिए एक दिन में कैसे दुनिया बदल जाती है। अभी तक क्या लग रहा था कि सारा दबाव भारत के ऊपर है, अब एक झटके में आपके ऊपर टैरिफ आ गया 18% पर। और
इंडोनेशिया पर 19%, ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब उन्हीं मार्केट में जहां हम सामान बेचते हैं वहां ये बेचते हैं। इंडोनेशिया 19% है हमसे ज्यादा, वियतनाम पर 20% टैक्स है हमसे ज्यादा, बांग्लादेश पर 20% है हमसे ज्यादा, चाइना पर 34% टैक्स है। इसके अलावा साउथ कोरिया पर अभी 25% लगा दिया, 15 था पहले लेकिन अब 10 बढ़ा दिया, तो उनका भी 25% हो गया। पाकिस्तान का 19% टैक्स है। अब मतलब हमारे सारे आसपास के जितने हमारे प्रतिद्वंदी हैं उन सब में सबसे कम टैक्स इस वक्त एक्सपोर्ट्स पर अमेरिका में वो भारत पर लगेगा। और ईयू जैसी बड़ी मार्केट के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब 90% सामान पर कोई टैक्स नहीं। अब आप अंदाजा लगाइए इस वक्त भारत कितने अच्छे स्पॉट में इस वक्त मौजूद है। अब मैं थोड़ा आपको बताता हूं अपनी जो पॉलिटिक्स हमारे यहां हो रही है। जयराम रमेश जी ने कल और आज में 2 पोस्ट किए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पहले में उन्होंने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर रोकने की घोषणा किसने की? ट्रंप ने की। वेनेजुएला से तेल कौन खरीदेगा? तो ये किसने बताया? ये डोनाल्ड ट्रंप ने बताया। अमेरिकी और भारत के व्यापार समझौते की घोषणा किसने की? तो ट्रंप ने की। तो हम क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं नरेंद्र मोदी दबाव में दिखाई देते हैं और वॉशिंगटन में मोगेम्बो खुश है, मतलब ये ट्रंप ने अपनी शर्तों पे करा लिया। फिर आज वो लिखते हैं कि जो काम 10 मई 2025 को हुआ था, मतलब भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाई जिस दिन खत्म हुई थी, उस दिन लड़ाई रोकने का ऐलान भी, सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया था और उस दिन भी सरेंडर किया नरेंद्र मोदी ने और आज भी सरेंडर किया। तो सरेंडर शब्द अभी भी वो यूज कर रहे हैं, इस डील के बाद भी वो कह रहे हैं कि ये भारत का सरेंडर है। प्रोफेसर साहब देखिए, वो क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, भारत ने क्या किया है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो प्रधानमंत्री का ट्वीट है उसमें आप देखेंगे कि तेल के बारे में कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, बिल्कुल सही, ठीक है, कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, दूसरे रेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। दूसरी बात, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, जो हमारा रेड लाइन था कि हम उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मंझोले किसान जो हमारे किसान हैं उनके इंटरेस्ट को हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, डेयरी में जो हमारा इंटरेस्ट है उस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इसके बारे में अभी कोई दिखाई नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं इस पर दे सर रहा एक है। अपडेट है, मैं देता हूं, आप बोल लीजिए। हाँ, तो जब तक वो चीज़ें नहीं आ करती, निकल करके आ जाती है, आखिर ट्रंप को यदि डील पर साइन करना था तो दुनिया में वो क्या कह करके दिखाते कि इतने समय तक 50% हमने भारत पर टैरिफ ये किया है, और यदि ये बात वो नहीं कहते, वर्बली भी नहीं कहते कि भारत ने कहा है कि हम ट्रेड ये जो है वो रसिया से ऑयल खरीदना बंद कर देंगे, कम कर देंगे, तो आखिर वो किस आधार पर कहते, कित जस्टिफाई करते कि इतने दिनों तक हमने ट्रेड डील को जो है वो रोक करके रखा था और हमने 50% टैरिफ लगा करके रखा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग रही होगी कि जो आपको कहना है वो आप कहिएगा, जो हमको कहना है वो हम कहेंगे, लेकिन ट्रेड डील को हम लोग निगोशिएट करते हैं। और मुझे ये पूरा यकीन है कि भारत ने अपने जो रेड लाइन है जो प्रधानमंत्री ने अपने देश के लिए वो जरूर मेंटेन किया। मनीष तिवारी फॉरेन कांग्रेस के सांसद लोकसभा के और फॉरेन अफेयर्स में अच्छी पकड़ रखते हैं। उन्होंने लिखा, नो परचेज ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया, नो टैरिफ ऑन अमेरिकन इंपोर्ट्स, मतलब हम तेल नहीं खरीद रहे हैं और अमेरिकी सामान पर कोई टैक्स नहीं है, हमारे सामान पर 18% टैक्स है और हम उनसे $500 बिलियन का सामान और खरीदेंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का क्या हुआ, हमारी स्वायत्ता का क्या हुआ? ये तो सब अमेरिकी शर्तों पर हमने किया, ये वो कह रहे हैं। उनका बयान भी है, सुना दीजिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रस्तावना की है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, कच्चा तेल वेनेजुएला से खरीदेगा, भारत $500 बिलियन की जो वस्तुएं हैं वो अमेरिका से खरीदेगा, जो भारत का एक्सपोर्ट है अमेरिका को वो उसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा और अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है भारत को उसके ऊपर 0% टैरिफ लगेगा। ये सीधा सीधा भारत की जो सामरिक आज़ादी है उसके ऊपर आघात है और इसके ऊपर सरकार को संसद में स्पष्टीकरण देना चाहिए। कांग्रेस ये भी मांग कर रही है कि यूरोपियन यूनियन के साथ और इस ट्रेड समझौते में जो कुछ है ये सीधा सदन के सामने, संसद के सामने रखा जाना चाहिए। और कह रहे हैं सरेंडर है ये अमेरिका की शर्तों के सामने। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस का इसका स्वागत करना चाहिए था कि भाई तमाम दबावों के बाद भी अगर अब ट्रंप कुछ महीने पहले तक भारत को एक डेड इकोनॉमी बोल रहे थे और ट्रंप के डेड इकोनॉमी कहने के बाद राहुल गांधी पार्लियामेंट में डेड इकोनॉमी भारत की बोल रहे थे और उसी ट्रंप ने आज जब झुककर
18% सबसे कम टैरिफ 18% जब भारत पर कर दिया, तो पहली नजर में मुझे लगता है इसका स्वागत कांग्रेस को करना चाहिए था। कांग्रेस ये कह सकती थी कि भाई अभी जो समझौता का जो मसौदा है वो सामने नहीं आया है कि समझौता का मसौदा क्या है, किस पर कितना टैरिफ लगेगा, क्या है, वो आने के बाद हम अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया देंगे। तो पहली नजर में मुझे लगता है कि भारत की बड़ी जीत है कि 18% पर लेकर भारत लेकर आई है। और रूस से खरीदने का जो कहा है कि भाई रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, मुझे लगता है यह संभव नहीं है कि रूस से हम किसी भी हालत में तेल नहीं खरीदेंगे। अभी जनवरी के पहले 3 सप्ताह अगर आप देखेंगे तो 1.1 मिलियन बैरल पर डे भारत ने रूस से खरीदा है। और अभी ये कह रहे हैं कि मार्च तक 8 लाख बैरल पर डे भारत खरीदने वाला है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। और दूसरी ये बात है कि अमेरिका भारत का $50 अरब भारत को इंपोर्ट करता है, $50 अरब का। $500 अरब का जो ट्रम्प जिक्र कर रहे हैं, मतलब 10 गुना $500 अरब, तो क्या ये 2 साल में होगा, 5 साल में होगा, अगले 20 साल में होगा? इसकी विस्तृत जानकारी अभी है सर, है आगे जानकारी आ गई। मैं अभी इसकी जानकारी दे रहा हूं आपको। लेकिन पहले जो बात आपने कही ना, भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा है, खरीद रहा है, ऑलरेडी खरीद रहा है। हमने उन कंपनियों से तेल खरीदना बंद कर दिया जिन पर अमेरिका ने पिछले साल सैंक्शन लगाए थे। जिन कंपनियों में सैंक्शन नहीं है उनसे हम तेल खरीद रहे हैं। आपने ठीक बताया, $1 बिलियन 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन हम अभी भी खरीद रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो मनीष तिवारी ने कहा कि हम पर टैक्स 18%, उनके एक्सपोर्ट पर टैक्स 0। दुनिया में हर देश ने उनके साथ यही किया है। ट्रंप ने जिस देश पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, उसने उनके उत्पाद पर टैक्स 0 किया और कुछ टैक्स अमेरिका ने उन देशों के इंपोर्ट पे लगाया, एक्सपोर्ट पे लगाया। तो इसमें हम कोई अलग नहीं है, हर देश ने यही किया है। दूसरी बात तो ये, अब जहां है थोड़ी सी कंट्रोवर्सी, अमेरिका की जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कृषि मंत्री सेक्रेटरी ब्रूक रॉलिंस, इन्होंने एग्रीकल्चर को धन्यवाद देते हुए डोनाल्ड ट्रंप को इस ट्रेड डील के बाद, और कहा थैंक यू प्रेसिडेंट फॉर वंस अगेन डिलीवरिंग फॉर आवर अमेरिकन फार्मर्स। आपने अमेरिकी फार्मर्स का हित ध्यान में रखा। यूएस इंडिया डील विल एक्सपोर्ट मोर अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स टू इंडियाज मैसिव मार्केट एंड विल पंप कैश इनटू रूरल अमेरिका। मतलब हमारे कृषि उत्पाद भारत में जा सकेंगे। फिर उन्होंने लिखा है कि हमारा एग्रीकल्चरल ट्रेड डेफिसिट 2024 में भारत के साथ $1.3 बिलियन का था। मतलब एग्रीकल्चर का सामान हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, कम इंपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि वो बहुत ग्रोइंग पॉपुलेशन है और हमें एक बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी। अमेरिका फर्स्ट की ये विक्ट्री है। इसके बाद भारत के अंदर अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, इन्होंने इस पर जो है बात करनी शुरू की। अखिलेश यादव का पोस्ट जरा दिखा दीजिएगा। अखिलेश यादव इस पर क्या कह रहे हैं वो एक बार दिखा दीजिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस डील को देश की 70% आबादी के साथ धोखा करार दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इससे किसान ही नहीं, मिडिल क्लास भी प्रभावित होगा। रामगोपाल यादव जी, उनके चाचा जी, उनका बयान भी है, वो भी सुना दीजिए। हिडन एजेंडा जरूर होगा। हो सकता है हथियार खरीदने का हो सकता है रूस से तेल न लेने का हो। नहीं, वो तो उन्होंने कहा है कि भारत ने कहा है कि वो रूस से खरीदेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। लेकिन ये कहाँ कहते हैं कि ये उससे सहमत हैं। लेकिन कोई न कोई हिडन एजेंडा है, वरना ऐसे नहीं होता। कौन सा वरना समझौता होता है, दस्तखत होते हैं, फाइलें, आप लोग सब फोटो चलते होंगे, अभी तो दिखाई नहीं पड़ा क्या हुआ। दिस एवरीथिंग इज सीक्रेट, नथिंग इज ओपन। हिडन एजेंडा दिख रहा है सर विपक्ष को इसमें। मोदी जी ने कोई हिडन डील कर ली है, ये कह रहे हैं। देखिए, हर आदमी अपनी दृष्टि से देखता है। रामगोपाल जी भी अपनी नज़रिए से देख रहे हैं। जहाँ तक सरेंडर की बात है, तो भारत के जनमानस को सरेंडर शब्द समझाने की आवश्यकता नहीं है। यदि भारत 25% टैरिफ पे डील करता तो भारत सरकार सरेंडर करती। यदि 25% से 18% पे भारत डील कर रही है तो सरेंडर कौन कर रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, भारत अपनी शर्तों पे डील कर रहा है। जिस $500 की बात कर रहे हैं, वो 45 लाख करोड़ का बिजनेस एक दिन में नहीं करना है। ये आने वाले 10 साल 15 साल का पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है कि भारत और अमेरिका के बीच में आगामी 1.5 दशक तक कैसे बिजनेस चलेगा। अमेरिका कहीं ना कहीं दबाव में था। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप दबाव में क्यों थे? क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो नाराज है 2 कारणों से। एक, घुसपैठियों वाले में आपने कितनी बार दिखाया कि गोलीबारी तक चलाई गई है, और दूसरा, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अरे लोग तो आने वाले समय में झींगा मछली खाने को तरस जाएंगे इसी टैरिफ के चलते। वो सारी चीज़, लेदर हो गया, आपका गारमेंट्स हो गया, खाने का सामान हो गया, ये सब भारत से जाता है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप को ये लगा कि हमें बैक करना पड़ेगा। अड़ियल रुख हमें खुद के लिए नुकसानदायक है, इसलिए 7% उन्होंने अभी कम किया है। और सौरभ जी, आने वाले समय में मुझे लगता है 8% टैरिफ और कम होगा।
10% 10% इसलिए रहेगा क्योंकि एक साथ बैक नहीं कर सकते ट्रंप। मैं तो कल से देख रहा हूं बहुत सारे वो लोग जो मोदी विरोधी भी हैं वो भी कह रहे हैं भाई जहां क्रेडिट है वहां तो देना पड़ेगा कि ये डील मोदी ने करा ली। नोबेल पीस प्राइज के लिए हमने ट्रंप को नॉमिनेट नहीं किया, हमने अमेरिका से कोई इस बीच में हथियार खास नहीं खरीदे, हमने रूस का तेल खरीदना बंद नहीं किया, हमने ट्रंप की तारीफों के पुल नहीं बांधे, हम अमेरिका गए नहीं। G7 के बाद मोदी जी को अमेरिका बुलाया, हम नहीं गए। फोन पर दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी, ट्रंप ने जो बताया, भारत ने आधिकारिक सरकारी बयान देके कहा कि ट्रंप उसमें गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमने ईयू के साथ डील की, हाईएस्ट ग्रोथ रेट जीडीपी की हमारी है। इस सब के बीच ये डील होना बहुत बड़ी बात है। अब आप जो सवाल आया साहब $500 बिलियन का कहां से हम सामान खरीदेंगे, बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो इस पर आप अगर डेटा पे जाएंगे और ट्रंप का कोट, अभी ट्रंप का बयान याद रखिएगा, उन्होंने क्या कहा कि हम क्या क्या खरीदेंगे, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। हमारा 2024 का टोटल व्यापार अमेरिका के साथ कितना था? हमारा टोटल व्यापार है $212 बिलियन का टोटल व्यापार, आदान प्रदान दोनों मिलाकर के। इसके अंदर हमारा एक्सपोर्ट उनको है 128 बिलियन का, इंपोर्ट है 83 बिलियन का, मतलब हम उनसे 83 बिलियन का सामान खरीदते हैं। तो ये सवाल स्वाभाविक है कि जब आप पूरे साल में 83 बिलियन ही खरीदते हो उनसे, देते देते जाता है, हाँ 83 बिलियन ही खरीदते हो, तो ये 500 बिलियन का कैसे खरीद लोगे और कितने में खरीद लोगे? ब्लूमबर्ग की खबर है कि ये 500 बिलियन हमें 5 साल में खरीदना है, बाकी फाइन प्रिंट आएगा तो पता चलेगा। ये खबर एक लेकिन आई है कि 5 साल में $500 बिलियन का सामान उसमें खरीदना है, जिसमें क्या है, जिसमें एनर्जी है, एनर्जी मतलब ऑयल और गैस, टेक्नोलॉजी है जो हम चाहते ही हैं खरीदना, इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उस पर क्लैरिटी अभी चाहिए, कोल की बात उन्होंने की है, और एक और अदर प्रोडक्ट्स उन्होंने कहा है। अब आप देखिए ये आएगा कहां से? 83 बिलियन तुम यूं ही खरीद रहे ना उनसे। हमारा टोटल पेट्रोल और मतलब क्रूड ऑयल और गैस का इंपोर्ट कितना है साल का? फिर 2024 के आंकड़े आपको मैं दे रहा हूं। 2024 में हमने पूरी दुनिया से $142 बिलियन का तेल खरीदा है। $142 बिलियन का तेल खरीदा है हमने दुनिया से, और इसमें अगर आप गैस जोड़ लीजिए तो गैस खरीदी हमने $30 बिलियन, तो 30 और 142 हो गए $175 बिलियन, लगभग $170 बिलियन। $170 बिलियन की गैस और क्रूड हम हर साल खरीदते हैं। होगा कि ये अब आप बाकी जगह से कम करके अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदोगे। वेनेजुएला से खरीदना अब अमेरिका से खरीदने के बराबर माना जा रहा है, ट्रंप कम से कम उसको बराबर मान रहे हैं। तो $170 बिलियन एक साल में, 170 में 80 बिलियन वो जोड़ लीजिए जो आप और सामान उनसे अब खरीदते हैं। $250 बिलियन, $250 बिलियन का इंपोर्ट भारत करता है अमेरिका और ये क्रूड और गैस मिलाकर के। क्या मुश्किल है $500 बिलियन का सामान खरीदना उससे, त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, एक तो ये कि जो कुछ भी है तो इसमें अलग अलग पक्ष बताकर इसमें एक और स्पष्टता बड़ी जरूरी है, क्योंकि वो भी अभी चल पड़ा है कि प्री ट्रंप एरा में तो सिर्फ 2 से 3% टैक्स लगता था और अभी हम इतने टैक्स पर हैं। अब इतने समय से ये लोग शांत थे ऐसा कहने वाले, तो इकोनॉमिक्स तो पूरी की पूरी पैरेलल कंपैरिजन पे चलती है ना भाई। मान लीजिए कि अगर कहीं मार्केट में 100 रुपए का सामान है तब हम कहते हैं ना कि 120 महंगा है या 90 सस्ता है। अगर कहीं 10 ही रुपए का सामान बिक रहा है तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे। और अभी जो पोस्ट ट्रंप एरा है, या कहें कि अभी जो ट्रंप के समय का जो एरा है, अभी पोस्ट ट्रंप तो और उसके बाद बात होगी, जो इसके पहले वाला कार्यकाल था उसमें दुनिया ने ट्रंप की वो चीजें देखी जिसको वो धमका रहे थे। इस एरा में ट्रंप को उसको एक्शन में लाते हुए देखा, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि WTO का स्ट्रक्चर पूरी तरह से टूट गया। जो 2005 से लेकर अभी तक एक्ट कर रहा था, यानी 2 दशक में वही काम कर रहा था, वो पूरी तरह से टूट गया। अब जब 19, 20, 30% पर हैं तो हम कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हैं। और आप सोचिए जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्र हैं, टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, इंजीनियरिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, उसमें हमें बहुत लाभ होने जा रहा है। पहला वाला तो ये। दूसरा, जब हम इस मार्केट की बात कर रहे हैं तो एक तरफ का मसला नहीं है ना, तेल गैस छोड़िए। अब आप ये भी जरा सोचिए कि अब एप्पल कुछ करेगा तो उसको जाके वहां ट्रंप हड़का नहीं रहे होंगे। अब कोई अमेरिकी कंपनी आ रही होगी तो उसको वहां पर कोई रोक नहीं होगी। भारतीय कंपनियां जिनका 70 से 80% तक वहां से रेवेन्यू आता है अमेरिकन मार्केट से, वो अब रुकेगा नहीं। तो हमें जरा ये समझना चाहिए कि अमेरिका के साथ कारोबार का मतलब क्या है। और $500 बिलियन की जब हम डील कहते हैं तो अभी हमने जापान के साथ 10 साल की स्ट्रेटेजिक डील की थी, 1 लाख करोड़ की डील की थी हमने। तो क्या था वो 10 साल के डाउन द लाइन हमने बताया कि किस किस क्षेत्र में हम काम करने वाले। और फिर हरदीप पुरी का बयान हो, जयशंकर का बयान हो, भारत सरकार के क्या वो कहते हैं, हमारे हित जहां होंगे हम उसके लिहाज से सौदे करेंगे। और अगर वो हित कहीं होंगे तो थोड़ा सा बस रेफरेंस याद दिला दूं,
नटवर सिंह जी को इराक जाकर डील करनी पड़ती थी। बस सिर्फ याद दिला रहा ठीक है। हूं। और ढेर सारे सैंक्शन सब लगते थे, हम कैसे काम करते थे, अब किस तरह से काम कर रहे हैं। अंत में बस भारत में जो अमेरिका के राजदूत का एक और ट्वीट आपको बता देता हूं। एज आई हैव सेड मेनी टाइम्स, प्रेसिडेंट ट्रंप जेन्युइनली कंसीडर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी अ ग्रेट फ्रेंड। कह रहे हैं, और आते उन्होंने ये बात कही भी थी कि ट्रंप मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, और ट्रंप ने भी पोस्ट में कहा कि इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। दोस्ती यारी अपनी जगह पर, सवाल दो देशों के रिश्तों का था, वो रिश्ते सुलझ गए हैं। यह सबसे बड़ी खबर है और इसका हम सबको संतोष और खुशी होनी चाहिए। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राकेश शुक्ला जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आज बड़ा दिन है क्योंकि कल रात भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो गई है और उसका ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों ने कर दिया है। ऑपोजिशन अमेरिका से ट्रेड डील पर सरकार से जवाब मांग रहा है। इस पर सरकार का भी रिएक्शन आया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में आज ही इस मुद्दे पर जवाब देगी। अच्छी बात है ये कि मतलब वो कह रहे हैं आज ही पार्लियामेंट में इस पर बात की जाएगी, सरकार की तरफ से बताया जाएगा। जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। पहले ये कहते रहे कि ट्रंप का जवाब दीजिए, ट्रंप का जवाब दीजिए। 50% टैरिफ लग गया, भारत क्या कर रहा है। आज जब सो मोटो स्टेटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति ने देर रात कल ट्वीट किया और उसमें कहा, प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हुए उसने कहा कि मैं उनका सच्चा दोस्त हूं एंड ही इज द ओनली स्ट्रॉन्ग लीडर लाइक मी। इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हुए उन्होंने यह कहा कि मैं टैरिफ को 25% से रिड्यूस करके 18% करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दिया और उसमें धन्यवाद दिया है। सरकार किसी बात से भी, कोई भी बात से चर्चा करने से पीछे नहीं रहती है, हमेशा आगे रहती है। मैंने आज भी इनको आश्वस्त किया कि गवर्नमेंट विल कम आउट ऑन ए सो मोटो स्टेटमेंट टुडे इटसेल्फ। वी आर रेडी फॉर इट और हम चर्चा करने के लिए भी तैयार हैं। चलिए, अच्छी बात है। उन्होंने कहा आज ही सरकार इस पर एक स्टेटमेंट जारी करेगी क्योंकि एक बड़ी डील हुई है, तो विपक्ष की एक और मांग जो है सरकार मान रही है। ये अच्छी बात है समीर जी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि, और विपक्ष ने सुबह से पार्लियामेंट शुरू होते ही जिस तरीके से हंगामा शुरू कर दिया था, वेल में जाकर हंगामा कर रहे थे, बाहर जिस तरीके से हंगामा कर रहे थे, ट्रेड डील को लेकर ट्रेड डील को लेकर कर रहे थे लगातार, इस चीज को लेकर मनीष तिवारी ने पार्लियामेंट में इसको लेकर उठाने की कोशिश की थी। तो मुझे लग रहा है कि जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा कि हम आज इस पर चर्चा करने को तैयार है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को अब इस पर तैयार होना चाहिए। और विपक्ष को जो लगता है सरकार हर प्रश्नों का जवाब देगी और सरकार बताएगी कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है वो कैसे भारत के हित में, इसकी डिटेल जानकारी देगी। तो मुझे लगता है कि अब इसको विपक्ष को सदन से भागना नहीं चाहिए। कल तो राहुल गांधी को जब मौका मिला था बोलने का, तो राहुल गांधी ने सदन के रूल को तोड़ने की कोशिश की। लोकसभा स्पीकर कहते रहे कि भाई सदन कानून के हिसाब से चलेगा, आप मर्यादा बनाए रखे। उसके बाद राहुल गांधी ने पूरा माहौल खराब किया और सदन की कार्रवाई स्थगित करना पड़ी। आज कम से कम विपक्ष ये उम्मीद करते हैं, वो राहुल गांधी जो विपक्षी नेता है उनसे, अखिलेश यादव से, ममता बनर्जी के सांसदों से उम्मीद की जाती है कि जब सरकार इसका जवाब देने के लिए सदन में तैयार है तो वो धैर्य से इस बात को सुने। अच्छा है, वो ये भी कह रहे हैं कि हम सारी चर्चा सदन में भी करेंगे, गवर्नमेंट स्टेटमेंट भी देगी। आपने ठीक बताया, लोकसभा में आज भी ऑपोजिशन ने खूब हंगामा किया था। कल जो है राहुल गांधी जो हैं उनकी वजह से वो क्योंकि एक अनपब्लिश्ड किताब पूर्व आर्मी चीफ की उसको कुछ कोट करना चाह रहे थे, तो काफी हंगामा हुआ। आज राहुल गांधी अमेरिकी डील पर चर्चा चाहते हैं और लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए, अभी दोपहर तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। और राहुल गांधी आज जब आए भी पार्लियामेंट में तो उस वक्त उनसे बात करने की कोशिश हुई भी, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ मीडिया के सामने जो है कुछ बात नहीं की। अब ये देखिए कि अब तो ये दूसरा इशू जुड़ गया इसके अंदर। अब आप 2 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी तो उसमें क्या होता है। कल वाली बात तो मुझे लगता है अब छोटी पड़ गई आज जो हुआ उसके सामने। नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को आज वाली बातों में कम दिलचस्पी होगी, कल वाली बातों में ज़्यादा दिलचस्पी होगी। और आप उसे भगाइए मत। कहानी कुर्सी देखने के लिए पक्षी भी जो है वो यहाँ पर आ गए। लोग तो है ही, पक्षी भी सुनने के लिए कहानी कुर्सी घुस गया। और नहीं, इस चर्चा को सुनने के लिए यही आसपास है, आप देख नहीं रहे, कहीं यहाँ से जा नहीं रहा है। एनीहाउ, मुझे ये मत कहिएगा जब ये यहाँ आया था तो वो आप ही से कह रहा था बोलिए गुरुजी।
ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि आज वाली में इंटरेस्ट नहीं है डिबेट में? नहीं, देखिए उनको आज वाले में उतना इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आज वाला उनके पक्ष में नहीं जाता है। कल वाला जिसे कंसर्न है सेंसेशन पैदा करता है, क्योंकि वो चीजें तथ्य जो है आज भी सवाल पूछने के लिए है ना। 500 बिलियन की डील पे सरकार से पूछें कि आप क्या सामान खरीदोगे, कितने साल एग्रीकल्चर पे पूछेंगे, रूस से क्या सवाल तेल नहीं खरीदोगे, एग्रीकल्चर का सामान क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, सवाल पूछे जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि यदि सदन में चर्चा हो जाती है यूरोपियन यूनियन के साथ क्या डील हुआ है या अमेरिका के साथ क्या डील हुआ है, तो आने वाले दिनों में चुनाव है, चुनाव में कोई निगेटिव नैरेटिव भी नहीं बना सके, इसके लिए भी ये आवश्यक है कि भारत सरकार चाहती होगी कि सदन में इसके गंभीर चर्चा इस पर हो जाए, ताकि उनके उत्तर दें और वो उत्तर जो है वो जनता तक पहुंच जाए कि भारत सरकार ने क्या किया है अमेरिका के साथ और यूरोपीय यूनियन के साथ। एक चीज बस जो रह गई अभी, बाकी तो हमने चर्चा कर ली थी, ये बोर्ड ऑफ पीस का क्या होगा त्रिपाठी जी? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप के शांति के सभी प्रयासों का हम सम्मान करते हैं, उनके साथ हैं। अभी तक हमने जवाब नहीं दिया है बोर्ड ऑफ पीस में जाने का, ना जाने का। देखिए, मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के किसी भी इनिशिएटिव पर हां में हां आज तक नहीं मिलाया। ये छोटी बात नहीं है, किसी भी इनिशिएटिव पर हां में हां नहीं मिलाया, लेकिन डिप्लोमेटिकली स्ट्रेटेजिकली हमारी जो पोजीशन है हम उसको छोड़ भी नहीं रहे। बोर्ड ऑफ पीस में अभी तक भारत शामिल नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि कोई भी शांति प्रयास होगा उसमें हमारी भूमिका होनी चाहिए। और सबको याद रखना चाहिए कि जब वहां से अफगानिस्तान से अमेरिका भागा था और तालिबान आ गया था, तो हमारे लिए तो बात करने के रास्ते नहीं थे। तो कोई भी देश अपना वो रास्ता रखता है, मुझे लगता है कि उसी तरह से इस बोर्ड ऑफ पीस के मामले में भी होगा। और देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर जो उनका ट्वीट है, जो पोस्ट है, वो साफ कह रहा है मेड इन इंडिया। निर्मला सीतारमण का पोस्ट कह रहा है मेड इन इंडिया, जयशंकर का पोस्ट कह रहा है मेड इन इंडिया। और हम दुनिया के जो क्रिटिकल जो जितने तरह के मसले हैं उसमें भारत की भूमिका अमेरिका के साथ एक स्ट्रांग और बराबर के साझेदार के तौर पर देख रहे हैं। ये सर्जियो गोर के पोस्ट भारत जाएगा कि नहीं अब बोर्ड ऑफ, और हम पे दबाव होगा कि नहीं जाने का? नहीं, दबाव बिल्कुल होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीधे तौर पर उसमें शामिल। एक मिनट, जो प्रधानमंत्री का ट्वीट है इसका मतलब ये नहीं है, ये तो यूक्रेन और रसिया के संघर्ष के मामले के भी इनिशिएटिव के बारे में भी बात कर रहे होंगे ना। उससे ये कहीं नहीं पता लगता है कि बोर्ड ऑफ पीस जो वहां के लिए है उस पर भी उनके एंडोर्समेंट है। वो ओवरऑल पीस के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे ये क्लैरिटी नहीं है कि वो गाजा के पीस जो प्लान है उनके साथ भी प्रधानमंत्री या भारत सरकार उनके साथ खड़ी है। बोर्ड ऑफ पीस का तो अभी तक पूरी तरह से फ्रेमवर्क भी नहीं हो पाया है। बिल्कुल भाई, जब फ्रेमवर्क होगा तब भारत तय करेगा ना कि उस फ्रेम में हमें जाना है या नहीं जाना है। आप जिनको चापलूसी करनी थी वो चले गए? नहीं गए ना। अब देखिए, उसमें उछल कूद मची हुई है कि जैसे ईरान का मामला आता है तो जर्मनी ने मना कर दिया, ब्रिटेन ने जाने के लिए सहमत हुए थे, वो ईरान के मामले पे फट से उस फ्रेमवर्क से बाहर कूद के चले आए कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान और भारत का अंतर इतना है, वो चमकीला पत्थर बक्सा में लेके जाते हैं, उतना हमारे यहाँ साइकिल पर रख के उझाड़ फूक वाला बेचता है। और हम बात करते हैं तो क्या करता है, यूएस कहता है, यूएस का सेक्रेटरी कहता है मार्को रूबियो कि हमारे लिए क्रिटिकल मिनरल्स पर दुनिया का सबसे बड़ा अगर विश्वसनीय और जरूरी साझेदार है तो वो भारत है। भारत ने बजट में भी बाकायदा रेयर अर्थ मिनरल के लिए कॉरिडोर 4 कॉरिडोर का ऐलान कर दिया। तो हम जहां खड़े हैं और वो भिखमंगा मुल्क जहां खड़ा है उसकी कोई तुलना नहीं। वो ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहां साइकिल पर नग वाले चमकीला पत्थर बेचते हैं, उतनी उस देश के हैसियत। लेकिन इस सब के बावजूद इतना कुछ किया, आसिम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ से लेकर सबने, फिर भी क्या हुआ? ट्रंप को याद सिर्फ और सिर्फ भारत की आती है। कहते हैं ना, रात में रह रहकर चिंकते रहते, ट्रंप चिंकते थे राज में, कह रहे भारत से डील नहीं हो पाई। तो कुछ वो अंदाज। एक अमेरिकी एक्सपर्ट है माइकल कूगलमैन, अगर उनका बयान है हमारे पास तो उसको निकाल लीजिए, सुना देते हैं एक बार। दुनिया क्या कह रही है इस डील के ऊपर, ये भी जानना जरूरी है। वो अमेरिकी एक्सपर्ट है, उसको ले लीजिए, उसको मांग लीजिए, वो उसको हम लोग अभी सुनाते हैं। मैं फिर एक बार आपको जरा पार्लियामेंट में लेके चलता हूं। कल जो हुआ था, राहुल गांधी जो बात बताना चाह रहे थे, हमने कल उस पर बहुत डिटेल में बात की। 2 लाइन में जल्दी से बता देता हूं आपको। राहुल गांधी खड़े हुए बोलने के लिए कि हमें देशभक्ति का पाठ ना पढ़ाएं। मैं बताता हूं ये बीजेपी वालों की देशभक्ति कैसी है कि हमें चीनी टैंक जो हैं वो हमारी तरफ बढ़ रहे थे। 31 अगस्त 2020 को गलवान की लड़ाई हो चुकी थी उस वक्त, 15 जून को, उसके बाद अगस्त के महीने में। और उस वक्त आर्मी चीफ
फोन करके दिल्ली में पूछ रहे थे सबसे बताइए हमको क्या करना है, और यहाँ से जवाब नहीं दिया जा रहा था, और अंत में ये कह दिया गया जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए। ये वो आर्मी चीफ की एक अनपब्लिश्ड किताब, उस पर लिखा गया एक आर्टिकल, उसके बिहाफ पर ये बात वो करना चाह रहे थे, जिनको रक्षा मंत्री और सबने रोका कि भाई जो चीज वेरीफाइड नहीं है उसको आप मत बोलिए पार्लियामेंट में। तो कल काफी हंगामा इस पर चला था। तो अब क्या कहेंगे आज, इस पर कुछ बोलते हैं या नहीं। हालांकि वो आर्टिकल पूरा पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि सरकार को जो करना था वो सरकार कर रही थी, और वहां सेना को जो करना था उसके लिए सेना को एक फ्री हैंड दे दिया गया था। बाकी उसमें राजनीति हो रही है जो हो रही है। अब निशिकांत दुबे इस पर बड़ा, बीजेपी के सांसद बड़े हमलावर हैं राहुल गांधी पर, उन्होंने आज भी कुछ बोला उनको लेकर के, वो मैं आपको सुनाता हूं। उनको जनरल थिमैया, वीके कृष्ण मेनन और नेहरू के बीच में क्या लड़ाई हुई, उनको नेहरू और करियप्पा के बीच में क्या लड़ाई हुई, उनको जनरल मानिक शाह और इंदिरा जी के बीच में क्या लड़ाई हुई, और राजीव गांधी जी ने जब वाइस एडमिरल जो नेवी के चीफ थे जब उनको सैक किए थे 87-88 में क्या लड़ाई हुई। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने पूरा, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सभी को बर्बाद करने का जिस आदमी ने ठेका ले लिया, जिस परिवार ने ठेका लिया, वो गांधी परिवार है। और इस कारण से अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल, बेसिर पैर की बातें वो लोकसभा में कर रहे हैं। अब देखिए आगे ये मामला बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। मैं आपसे वो अमेरिकी एक विदेशी एक्सपर्ट की बात में कह रहा था, इनका नाम माइकल कुगलमैन है, साउथ एशिया के एक्सपर्ट माने जाते हैं। इनका कहना है कि ये डील एक बड़ी जीत है। It's been a long time coming, right? It's been almost a year since President Trump hosted Prime Minister Modi at the White House, and they promised to pursue a trade deal. And of course, the relationship went sideways. It faced many tensions in the months that followed. And I think it became increasingly clear that it would be very difficult to get a trade deal, especially because many rounds of talks failed to yield a positive outcome. So for there to be a deal now, it's really significant for sure. And I think it's also a major boost for the U.S.-India relationship. I think this is the biggest victory for U.S.-India relations in nearly a year. It'll be a big confidence-building measure, and I suspect that it will bring some momentum that better enables the two sides to work through tension points in various areas. Trump had indicated that India has essentially decided to stop doing a lot of things, which quite frankly sound a bit hard to believe. I find it hard to imagine that India will simply stop importing Russian oil. We have seen in recent months India decrease its imports of Russian oil, particularly after the new U.S.-Russia sanctions went into play at the end of November. It's not a surprise that Trump said that India would import more American goods, but there are a number of other key issues that we don't know, right? At this point, we don't know if India has agreed to open up access to politically sensitive sectors like its agricultural sector. अब ये क्या कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दो खास बातें इन्होंने कहा, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल रहा है, और दूसरा इन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता, यह यकीन करना मुश्किल है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। और वो भी समीर जी ने आपको आंकड़ा भी देकर के बताया राकेश जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए आंकड़े, अमेरिकी एक्सपर्ट कह रहा है कि भाई नहीं, ये ट्रंप को भी पता है। इसलिए पता है कि आप ये बताइए कि दिसंबर में जो 12 लाख बैरल तेल ले रहा था भारत, और अभी वो 10 लाख बैरल तेल ले रहा है। उन्हें टारगेट रखा है कि हम 8, 6, 7 यहाँ तक लाएंगे, लेकिन ट्रंप को पता है कि 6, 7, 8 लाएंगे, लेकिन आपूर्ति पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा। चाइना भी तो ले रहा है, चाइना उससे कोयला और तेल दोनों ले रहा है, जबकि उस पर भी टैरिफ लगा हुआ है। 30% लगा रखा है। हाँ, 34%, 30% का टैरिफ लगा हुआ है। तो अमेरिका को यह पता है कि रसिया के साथ भारत अपने पुराने संबंधों को खत्म नहीं करेगा। ये जानते हुए भी उसको टैरिफ इसलिए कम करना पड़ा, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं कि हमें ये लग रहा है कि सिर्फ इंटरनेशनल है, उसको कारोबारी दबाव था, उसको आंतरिक दबाव भी था, यानी घरेलू दबाव भी कहीं ना कहीं ट्रंप को ये करने के लिए विवश किया था। बिल्कुल ठीक। तो ये सारी व्यवस्थाओं के चलते ट्रंप जो है ये 7% जो अभी कम किया है, मैं सौरभ जी बता रहा हूं, अभी 8% कम करके 10% पे आएंगे। एकाएक ट्रंप अपने आप को बैकफुट पे नहीं दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि ट्रंप ये दिखाना चाह रहे कि दुनिया में मेरे से ताकतवर कोई है नहीं। तो जो लोग विपक्ष के नेता ये कह रहे कि भारत सरेंडर कर गया, मुझे लगता है उनको कम से कम अपनी बात कहने से पहले सोचना चाहिए कि सरेंडर कहाँ पे हुआ। आज ही अभी आपने बात की, मैं भी बता देता हूं। देखें तो 32% कम हुआ ना। पेनल्टी में तो 25%। हरदीप पुरी जी का बयान भी निकाल लीजिए, 32% कम हो गया। हरदीप पुरी का बयान 32% कम। आप जरा समझिए, अभी वो जो
टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल वाले होंगे, उनका अचानक सोचिए आप, उनकी जो ऑर्डर बुक होगी वो कैसे बदल गई होगी, कैसे उनको मार्जिन बदल गया होगा, कैसे जो वहां के यूएस इंपोर्टर होंगे उनकी, मतलब आप पूरे के पूरे मार्केट को समझे तो 32% बहुत हो जाता है। हम जहां सारे अपने पीयर ग्रुप से, और हमारी असली मुश्किल क्या थी, वो इंडोनेशिया था, वियतनाम था, फिलीपींस था, थाईलैंड था और चाइना था। बांग्लादेश आज की तारीख में नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ध्वस्त हो गई शेख हसीना के आने के बाद। वो यूनुस जो है वो संभालने की स्थिति में नहीं, और वैसे भी जब इस तरह की ताकतें कहीं शामिल हो जाती हैं तो वो भारत से मुकाबला नहीं कर सकते। एक ये तेल वाली बात का भी जवाब मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये भी बात उठाई ना कि वेनेजुएला से तेल हम खरीदेंगे, इसका ऐलान भी ट्रंप क्यों कर रहे हैं। तो हरदीप पुरी हमारे ऑयल एंड गैस मिनिस्टर हैं, और अभी पिछले हफ्ते ही भारत के अंदर एक एनर्जी वीक समथिंग गोवा में शायद हुआ था, उसमें सारी दुनिया के ट्रेड एनर्जी मिनिस्टर्स आए थे। कनाडा ने तो बहुत बड़ी बात की कि हम सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर एनर्जी में भारत के साथ बनना चाहते हैं, इंडिया इज द फ्यूचर। कनाडा आपसे ललायत है कि हमारा तेल खरीद लो, हमारा तेल खरीद लो। अब हरदीप पुरी जी ने वेनेजुएला को लेकर स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि हम खरीदेंगे, ये ट्रंप ऐलान कर रहे हैं, इसको ऐसे समझना चाहिए कि हम खरीदते थे वेनेजुएला से, बहुत तेल खरीदते थे, और इनफैक्ट उन्होंने ये बताया कि हमारा तो बहुत रुपया, बहुत पैसा वहां फंस गया, फंसा हुआ है, अरबों रुपया वहां फंस गया, क्योंकि वो पेमेंट्स जो है हो सकता है एडवांस में जाती हैं, जो भी व्हाटएवर उनका, कि अब ये ट्रेड खुलेगा तो हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा वहां से। और उसके बाद उन्होंने बताया कि वेनेजुएला में जो तेल आता है वहां से वो हैवी किस्म का तेल होता है, अलग अलग किस्म के क्रूड ऑयल होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी तो बहुत सी रिफाइनरियां ऐसी हैं जो खास वेनेजुएला के तेल को रिफाइन करने को लेकर के सूटेड है, हमने उनको उस तरीके से उनको बनाया हुआ है। तो वेनेजुएला से हम पहले भी खरीदते थे, अब सैंक्शंस हटा दिए हैं उसके ऊपर से, तो हम दोबारा खरीदेंगे, हमें तो एक जगह और खुली मिल गई तेल खरीदने की, ये तो अच्छी बात है। We have been buying oil from Venezuela for a long time. In fact, I have currently 4 or 5 ONGC people stationed there. And by the way, you know, some of our refineries, you know, there are different kinds of crude oil. The Venezuelan crude is the heavier one. Several of our refineries are configured to process and refine the Venezuelan type of crude. And I can also share with you that we have already $1 billion, I think, stuck there in payment. So when the turmoil took place, so we welcome the normalization and the production of oil, not only because we'll be able to get our money back, but we will also be able to contribute to Venezuela's own development of that sector. So ये कोई इशू नहीं है कि आप वेनेजुएला से तेल क्यों खरीद रहे हो। वो कांग्रेस को ठीक है, उनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है कि वो ये बताएंगे, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे ऐलान ट्रंप क्यों करते हैं। अरे करने दो भाई, वो आदमी खुश है, अब उसको लगता है इसी में मेरी नेतागिरी है, तो करने दो, उसको फर्क क्या, मुद्दे की बात क्या है। आपको तेल जहां से खरीदना था, एक जगह जहां सैंक्शन लगे हुए थे, खुल गए, अच्छी बात है, वहां से खरीदो। ईरान पे सैंक्शन लगा है, यूक्रेन, दुनिया में झगड़ा लेना है क्या हमको? क्या हमें क्या हासिल है कि हम ट्रंप को यह साबित करें कि ना साहब तुम बड़े चौधरी नहीं हो, हमें अच्छा क्या मिल जाएगा इससे? अच्छा, यूक्रेन से संघर्ष से पहले रसिया से भारत कितना तेल खरीदता था? 3% खरीदता, 3%, मात्र 3%। उसको ले जाकर के 32% तक ले गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने मित्रता का निर्वाह किया। नहीं, भारत अपना हित भी तो देख रहा है। नहीं, दोनों बातें, यदि उसको सस्ता मिल रहा है, दोनों बातें, रूबल और रुपी के में आपका ये चल रहा था, ट्रेड चल रहा था, वो कंसेशनल प्राइस पर आपको मिल रहा था। वो आज के दिन में माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा डिस्काउंट जो है वो रशियन ऑयल पर आपके सर, क्रूड वैसे ही दुनिया में सस्ता हो गया। हाँ, वेनेजुएला की बात के बाद से सस्ता हो गया। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में भारत ने बहुत पहले कह रखा है। एक तस्वीर में दिखाना चाहता था, लेकिन क्योंकि सबसे अलग है, जितनी खबरों की हम बात करें सबसे अलग। मैंने कल पार्लियामेंट में एक ऐसी तस्वीर देखी कि मैं मतलब हैरान रह गया कि ये हो क्या रहा है राज्यसभा के अंदर। आप वो तस्वीर देखेंगे, आप भी चौंक जाएंगे। बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं सी सदानंद मास्टर, केरल से आते हैं। वो तस्वीर देखिए आप, जरा देख रही तस्वीर आपको? ये बैठे हैं अपने दोनों आर्टिफिशियल लेग टेबल पे रख के, और इनके पैर फिर केरल में सीपीआईएम के लोगों ने इनके पैर काट दिए थे, क्योंकि आरएसएस से जुड़े हैं, तो आरएसएस सीपीआईएम की दुश्मनी में इनके पैर काट दिए थे, जमीन पे लिटा के बस स्टॉप पर। अपनी बहन का रिश्ता तय करके आ रहे थे ये, और लौटे बस स्टॉप पर खड़े थे, आए पीछे से लोग, इनको पकड़ा, जमीन पे लिटाया और पैर काट दिए दोनों। वो ये करके क्यों खड़े हैं पता है आपको? इन्होंने बोला, सुना देंगे अभी आपको। इन्होंने कहा मैं केवल ये साबित करना चाहता हूं कि इस सदन के अंदर ये जितने लोग बैठे हैं सामने दूसरी पार्टियों के लिए, ये लोकतंत्र, डेमोक्रेसी,
इसके नारे लगाते रहते हैं। यह हकीकत है इनकी डेमोक्रेसी की। इतने इलिबरल लोग हैं ये, और ये बात करते हैं लोकतंत्र की। सुना दीजिए। I am using artificial limbs. Why? Because the democracy, every time I am hearing from this house about democracy, democracy, democracy. But those who are roaring about democracy, they committed an attack upon me 31 years ago in Kerala. The CPM leaders and organized criminals caught me immediately after get down from the bus. They caught me from backside and put me down on the road and cut off 2 legs. They were shouting. ये और इसके जब ये बोल रहे थे इसमें भी पीछे से बहुत हंगामा, टोका टाकी सब हो रही थी कि क्यों बोलने दिया जा रहा है ये बात इनको लोकसभा राज्यसभा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे व्यक्ति को राज्यसभा भेजा है भारतीय जनता पार्टी ने, और वो लंबे समय तक ये वहाँ संघर्ष करते रहे। इनका पूरा परिवार कम्युनिस्ट रहा, इनके पिता बहुत घोर कम्युनिस्ट रहे, और जब इन्होंने देखा कि संघ किस तरीके से वहाँ जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, सबको साथ लेकर चल रहा है, तो ये संघ की शाखा में गए पहली बार, और उन्होंने पूछा कि भाई मैं संघ का स्वयंसेवक बनना चाहता हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ, परिवार से आता हूँ। और संघ ने जिस तरीके से इनको स्वागत किया, उनको संघ में आए, शाखा में जाने लगे, और बाद में कम्युनिस्ट वहाँ के शासन को लगा कि भाई हमारा एक कार्यकर्ता सीधे रास्ते पर कैसे जा रहा है, हिंसा छोड़ के संघ की शाखा में कैसे जा रहा है, तो इसको इनके पैर दोनों काट दिए गए। बाद में इनको टिकट दिया गया, हालांकि विधानसभा चुनाव हारे, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने वहाँ जमीनी स्तर पर काम किया, हिम्मत नहीं आ रही इनके पैर कटने के बाद भी इन्होंने वहाँ पर बिल्कुल, और जिस तरीके से वहाँ जमीनी स्तर पर ये काम करते हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छे व्यक्ति को राज्यसभा भेजा गया, और उन्होंने भाषण भी दिया है कल वहाँ पर। बंगाल में सेन ब्रदर्स को, दोनों भाइयों को मार करके उनके खून में चावल पका करके उनकी जिंदा मां को खिलाया था सीपीएम के लोगों ने। अच्छा, ये है क्रूरता, ये है बर्बरता, जो डेमोक्रेसी के नाम पे और ह्यूमन राइट्स के नाम पर। लिबरल जो आपको लेफ्ट लीनिंग कह मिलेंगे भारत में, अजीब बात है। अब भारत की यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, कल भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हो गई। अब इससे सबसे ज्यादा परेशान कौन है? ऑब्वियसली उन लोगों को परेशान होना चाहिए जिनके साथ हम कॉम्पीट करते हैं इन एक्सपोर्ट की मार्केट्स के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। फिर पाकिस्तान क्यों परेशान है, इसका जवाब आपको देते हैं हम। पाकिस्तान के लोग अब सीधे सीधे ये पूछ रहे हैं कि आप बताओ, ये पिछले 1 साल के अंदर, ठीक है ट्रंप ने आपकी तारीफें की, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खूब मक्खन पॉलिश की ट्रंप की, उन्होंने उनके लिए कुछ अच्छी बातें कह दी, मिला क्या ये बताओ? कोई चवन्नी की इन्वेस्टमेंट आई पाकिस्तान के अंदर, कोई नई डील आपने साइन की हो किसी के साथ? अमेरिका से ही बता दो, अमेरिका ने आपको दिया क्या है, सिर्फ इतना बताओ दिया क्या अमेरिका ने। आप गए थे कि एक क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जो एक डील उन्होंने की थी माइनिंग की, अमेरिका की एक कंपनी ने, लेकिन और ये अमेरिका गए भी थे, वो जाके दिखाया था, यही तस्वीर इसमें दिखाया था ऐसे कि ये हम आपके लिए लेके आए हैं, ये पाकिस्तान में क्रिटिकल मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन करेंगे हम मिलकर के। लेकिन फिर उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट आया? उल्टा क्या हो रहा है? आज भारत के विदेश मंत्री 3 दिन के दौरे पर अमेरिका में हैं, वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के एक मीटिंग होने वाली है सारे फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसमें भारत इनवाइटेड है। वो पूछ रहे पाकिस्तान इनवाइटेड क्यों नहीं है, हमारे करार तो हमारे साथ था, हमारा फील्ड मार्शल फेवरेट फील्ड मार्शल है, उसको क्यों नहीं बुलाया बताइए जरा। तो वो ये सवाल पूछ रहे हैं। फिर वेनेजुएला के तेल वाली बात भी उन्होंने कही कि ईरान से तेल हमारा खरीदना बैन हो गया, वेनेजुएला से हमको कोई कह नहीं रहा तेल खरीदने के लिए, और भारत की पार्टनरशिप करा दी है वेनेजुएला के तेल से तेल खरीदने की, उनके लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं। फिर बार बार उनको दिक्कत इस बात पर है कि दोस्त तो हम थे, ये इंडिया के लिए क्यों सारे काम अमेरिका कर रहा है? सुनिए आप। अच्छा, लोकसभा में इस बार राहुल गांधी ने बोलना शुरू कर दिया है, आइए सुन लेते हैं। दे रहा हूं, ये रहा, यही मैं कर रहा हूं, तो ओके माने give it other decade. So this is please table it please. Please table it. Speaker sir, examine it and we'll get back to you. Chairman, right? And Chairman sir, I have authenticated the article. Please continue on Honorable President's speech. Yes. So as I said yesterday, very important matter in the President's speech is the matter of national security and our relationship between us
and the Chinese and the Pakistanis. There is a very important matter that is quoted inside this article that I have authenticated, which speaks about the reaction of the Prime Minister and... Sir, I'm once again... No, please. No, sir. One second. Sir. No, once again. Sir, I'm once again requesting you to please restrict yourself to the speech of the Honorable President. I'm requesting LOP to please restrict himself to the speech of the Honorable President. Let us not mislead the House. Let us clear the confusion. Today also I had requested both Venugopalji and Gauravji also. We are patiently waiting to listen to the Honorable Leader of the Opposition. The matter which was referred to just now, yesterday the Chair has given a ruling. On the paper on which he has authenticated, there is table in the House. But what I'm saying is, when a ruling has already been given on a matter which he referred yesterday, he can't be quoting same matter again in a pretext of making a reference indirectly. He cannot refer on the same matter. Please continue with your speech, we are waiting, but please avoid referring to a matter which has been settled. Sir, Honorable Parliamentary Affairs Minister is trying to mislead the House. Of course, he called us, me and Gaurav Gogoi. Sir, please. Sir, when Honorable LOP is standing... Yes, he quoted me. Sir, when Honorable LOP is standing... I want to give a clarification. When Honorable LOP is standing, you are Please speaking. allow me to give a clarification, sir. No. Please allow me. 1 minute. No, sir, when Honorable LOP is standing, you are speaking. 1 minute. Please permit him to speak. Sir, 1 minute. Please permit him to speak. Parliamentary Affairs Minister took my name. You know, 1 minute clarification. No, sir. Please permit him to speak. What He's is already this, sir? started his speech, sir. He Sir, what started is his this? speech, sir. Let him speak. Our Speaker, what was the Speaker's ruling yesterday? Don't quote the book, don't quote the magazine. This was the only ruling of the Speaker. But, sir, No, sir. Please listen to me. He started his speech. So Please let him continue. He started his I need a speech. Let him clarification continue his because speech. Parliamentary Affairs He's Minister quoted me. Honorable He took my name. Sir, what is, see, you want him to speak or not? Look, this is only for, this house is only for them. What is this? This is not for us. What is this? This house is only for them. No, once again. Mr. Venugopal, kindly be seated once again. No, listen. No, please listen. What did you say just now? What did you say just now? What is this yar? What is this yar? This is Parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yar. What is this yar? No, you cannot address the chair by saying yar. No. Please take back your words. You can't say chair yar. No. You cannot. No. Honorable LOP is standing on his feet to speak. You are not allowing him to speak. माननीय राहुल गांधी जी आप बोलिएगा. No. Please allow him to speak. 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 No. चेयरमैन साहब यार कह दिया तो क्या हो गया? कोई आफत आ गई है? No, not correct. No. There is a quorum. Not correct. That is not true. There should be a quorum of the House. There should be a quorum of the House. There should be respect to the chair. You should know how to behave. No, not correct. Honorable Rahul ji, please speak. Please continue to speak. Speaker, sir, if the issue is about me quoting a magazine, which I have authenticated, I am happy not to quote it directly. No problem. But I have to be allowed to speak about it. Yeah.
Honorable LOP, You have, Shri Speaker, sir. Rahul Gandhi ji, Chairman, please sir. Chairman, listen. sir. Chairman, sir. You have been given permission to speak on the Honorable President's speech. I am speaking. What are you telling? What permission are you telling to LOP? Speaker, sir. And yesterday. Sir, Speaker, sir. and yesterday- One second. Speaker, sir. Permit Sir, him to Speaker, speak. sir. What is this? Sir, Speaker, Sir. 1 second. Sir, sir. 1 second. Speaker, sir. Sir, yesterday, Honorable Speaker, sir. Speaker has It given is not a ruling. permission that I am being given, Speaker, sir. Yeah. I am not being given a permission. What is the permission? I am the leader of opposition of this country. You are not giving me permission. It is my right. Rule 349. Under Rule 349. No. Honorable Speaker has given a ruling under Rule 349. Under Rule 349, Honorable Speaker has already given a ruling. And if you don't want LOP sir to speak, I'll have to give opportunity to others to speak. If you don't want LOP to speak, I will have to give opportunity to others to speak. No, please listen. I am giving opportunity. ये नहीं चलेगा. Honorable LOP will speak. He can speak. He doesn't require your support. He will speak. 1 second, please. Chairman, sir. Chairman, sir. Speaker, sir. I am. Please, 1 second, sir. Please, sir. Chairman, sir, I am objecting to the word permission. That is not the correct word because I am not given permission by anyone. I am leader of opposition. So I'm just objecting to that. I have called your name. Everybody speaks with the permission of the chair. Please. Nobody Because, is sir, above the chair. there was an altercation. Everybody speaks on the permission of the chair. Please speak, sir. 1 second. 1 second, sir. Yes, please speak. Speaker, sir, our President's address was about the path that India has to chart, the direction in which India has to move. Today, on the world stage, the main issue in international affairs is the conflict between China and the United States. This is central. This is central. This is central to our President's address. This is central, as you have seen, to our budget. And all I am saying is I want to make a statement about what happened between China and India and how our Prime Minister reacted to it. Why am I being stopped? Sir, in Ladakh, in eastern Ladakh, there was a conflict. Our soldiers were killed. What is this? Are you doing? You give me ruling now. You give ruling now. You give ruling now. I have requested. I requested Honorable LOP to. I requested Honorable LOP to speak repeatedly. I made a request to speak on the speech of the Honorable President. Now, माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी. Sir, I made repeated request. I made repeated request to speak on the speech of the Honorable President. माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी. आप बोलना नहीं चाहते हैं. आप बोलना नहीं चाहते हैं. माननीय श्रीमती शताब्दी राय. माननीय श्रीमती शताब्दी राय. माननीय श्रीमती शताब्दी राय.
माननीय श्री डीएम खातिर आनंद, माननीय श्री डीएम खातिर आनंद, माननीय श्री जीएम हरीश बालयोगी जी, Chairman, sir, I rise today on behalf of my party, Telugu Desam, to extend our support to the gracious address delivered by the Honorable President of India. The address presents a confident national roadmap anchored in reform, guided by inclusion, and directed towards the long-term objective of building a strong, self-reliant, and globally competitive India. The vision of Vikasat... तो लगातार दूसरे दिन आज संसद में राहुल गांधी नहीं बोल पाए। राहुल गांधी जो कि लद्दाख में 2020 में जब भारत और चीन के बीच झड़प हुई थी उसमें अगस्त की एक घटना बताना चाह रहे हैं, लेकिन कल जो दिक्कत थी वही आज है। उनका जो सोर्स है जिससे वो कोट करना चाहते हैं वो अनपब्लिश्ड है। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब से में लिखी कुछ बातें वो बताना चाहते हैं, लेकिन कल सत्ता पक्ष की तरफ से रक्षा मंत्री ने, संसदीय कार्य मंत्री ने, गृह मंत्री ने, सबने खड़े होकर यह कहा कि आप जिस विषय पर बोल रहे हैं वो सोर्स अनऑथेंटिकेटेड है, वो किताब पब्लिश ही नहीं हुई है, तो आप उसको यहां कोट नहीं कर सकते। यही बात कल हुई, वही बात आज हुई। आज जो चेयर पर थे स्पीकर साहब नहीं थे, दूसरे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि कल रूलिंग दे चुके हैं स्पीकर कि आप अनवेरिफाइड सोर्स कोट करके वो बात नहीं बता सकते हैं, और आपको कुछ और कहना है तो आप कहिए। लेकिन राहुल गांधी भी अड़े हुए हैं कि वो वही बात बोलेंगे, तो उनको आज उन्होंने कहा, बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपको कुछ और बोलना है तो बोलिए। राहुल गांधी बार बार चीन के मुद्दे पर आ रहे थे, तो जो आज जो चेयर पर बैठे थे वो दूसरे वक्ताओं की तरफ चले गए कि आप नहीं बोलना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मैंने आपको मौका दिया। वो बाकी लोगों के पास चले गए, अब वो बाकी लोग जो हैं वो बोल रहे हैं। अब इसमें दोनों बातें हैं। राहुल गांधी की जिद है कि मैं वही बोलूंगा जो मैं सोच के आया हूं, उस पर स्पीकर कहते हैं नियमों के खिलाफ है। सत्ता पक्ष का कहना यह है कि ये बात कह ही नहीं सकते। तो अब दोनों की जिद में बीच की बात कहीं निकलती है या नहीं, कौन गलत कौन सही, 2 दिन से चल रहा है और पार्लियामेंट का समय जो है वो लगातार खराब हो रहा है। त्रिपाठी जी मुझे बताइए, राहुल गांधी की जिद है कि मैं वही उसी मुद्दे पर बोलूंगा और सरकार कह रही है नहीं बोलने देंगे। देखिए, राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो नियम के लिहाज से बिल्कुल गलत है, लेकिन जो वो करना चाह रहे हैं अब सरकार ये करके या लोकसभा अध्यक्ष ये करके उनके उसी तमाशे को बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो विशुद्ध तमाशा है। वो जैसे कहते हैं ना कि हास्य व्यंग्य टाइप या कव्वाली टाइप चलाने लगे हैं। संसद ऐसे नहीं चलती है। और अगर आपने बाकायदा सोशल मीडिया पर आपकी पार्टी ने पोस्ट कर दिया है वो 4 पन्ने, आपने जितना नैरेटिव बनाना था वो बना लिया है, नरवाने जी के जितने बयान हैं वो भी सब पब्लिक डोमेन में है, वो साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देना, वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब बता दें। नहीं, वो कर सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं अब उसके आगे की बात कर रहा हूं। अगर वो बोल भी लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने डिफेंस के मामले में, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मामले में जरा सी भी कसर की नहीं की है? क्या सीमा पर चीन हो या पाकिस्तान, उसको हमने छोड़ दिया, कहीं अनचेक्ड छोड़ दिया? नहीं छोड़ा है। मेरा यह मानना है कि अब इस जगह पर जाकर सरकार को उनको बोल लेने देना चाहिए और उसके बाद उसका जवाब देना चाहिए। पूछना चाहिए कि आप बुक बोलेंगे बिना पब्लिश या पैराग्राफ बोलेंगे या कुछ पन्ने बोलेंगे, ये बताना चाहिए। क्योंकि अब क्या हो रहा है, अभी तमाशा जैसा। राहुल गांधी नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं, कतई नियमों के खिलाफ है, ये उनको भी पता है। उनको लेकिन फिर भी बोलने देना चाहिए, बोलकर और उसको खारिज करना चाहिए। आपकी राय? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो जो कोड कर रहे हैं वो सुविधाजनक कोड है। पूरी किताब पढ़ने ना, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि नरवणे जी, योगेश जोशी जी क्या कह रहे थे उस समय के बारे में। देखिए, राहुल जी का काम है प्रोपेगेंडा फैलाना। 2020 में भी वो यही प्रोपेगेंडा फैलाए थे और उन्होंने कहा था कि चाइना जो है वो 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है कब्जा कर लिया है। फिर 2022 में वो आंकड़ा बढ़ के 2000 स्क्वायर किलोमीटर पहुंच गया। डोकलाम के टाइम पे जब घटना हुई 2017 में, डोकलाम घटना के जस्ट बाद उनका चीन के राजदूत के साथ मीटिंग होती है और 2 दिन तक छुपा के रखा गया। लेकिन यदि चीन की तरफ से वो फोटो पोस्ट नहीं की जाती तो मुझे लगता है वो हो गया। सर आज मुझे बताइए, आज सबसे बड़ी चीज यही है। मैं तो ये कहता हूँ, राहुल जी जब कह रहे हैं कि नरवाना जी के किताब में ये फैक्ट है, तो मुझे लगता है सत्ता पक्ष को भी ऊपर नीचे का फैक्ट रख देना चाहिए, जिससे कि उनकी तरफ से जो प्रोपेगेंडा वाला फैक्ट प्रस्तुत बोलने देना चाहिए उनको। बिल्कुल बोलने देना चाहिए। बात ये और सत्ता पक्ष की तरफ से भी बोलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सही कहा, उन्होंने सोशल मीडिया पे सब डाल चुकी, सारे पन्ने जिनकी वो बात कर रही है। प्रेस राहुल जी चाहें तो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। राहुल गांधी ये प्रूव करना चाहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दे रहे।
अब सवाल है कि ये है वो, ये एक बार दिखा दीजिए जरा। मैं कल कर पूरा प्रोग्राम इस पे मैं कर चुका हूं, इंडिया टीवी पे सब दिखा दिया आपको, इस प्रोग्राम में भी दिखा देते हैं। ये वो किताब है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे साहब की, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये पब्लिश नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि इसको रक्षा मंत्रालय से पब्लिशर को छापने की अनुमति अभी तक नहीं मिली है, ये भी पेंडिंग है इसका अप्रूवल। सरकार ये कह रही है कि जो किताब अभी बिना अप्रूवल के है, जो पब्लिश नहीं हुई, उसको आप कोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, रणनीतिक बातें होती हैं, तो इसको हम पहले वेट करेंगे, उसके बाद इसको हम छापेंगे। अब राहुल गांधी, ये किताब तो किसी के पास नहीं है, वो बताना चाहते हैं ये आर्टिकल जो 1 तारीख को छपा था एक मैगजीन में, इसमें क्या लिखा है? इसका शीर्षक है नरवणेज मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ये 40 पन्ने का जो आर्टिकल है, राहुल गांधी इसको कोट करना चाहते हैं, क्योंकि इस आर्टिकल में जनरल साहब की किताब के कुछ अंश प्रकाशित किए गए हैं। सौरभ जी, मैगजीन क्या है ये भी समझ लीजिए। हाँ। मैगजीन कारवां है और ये लेफ्ट का प्रोपेगेंडा मशीन है, ध्यान रखिएगा। कैरावान मैगजीन जो है वो पूरा लेफ्ट का प्रोपेगेंडा मैगजीन है। ये एक मुख्य पत्र की तरह जो है वो लेफ्ट की तरफ का ये माउथपीस है, ये भी हमको ध्यान में रख लेना चाहिए। उसके आधार पर टाइमिंग आप जरा देखिए, जानबूझ करके ये टाइमिंग रखा गया है, संसद के जब सत्र शुरू हो रहा है उस समय ये छापा गया है। और दूसरी बात है कि जब तक पूरा एक्सपर्ट्स नहीं आ जाता है तब तक इसका कोई सर, मैंने पूरा पढ़ लिया इसको, आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा, इसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल हो तो बात हो ना, इसमें ऑब्जेक्शनेबल कुछ नहीं है। एक लाइन जरूरी, जब वो सब कुछ हुआ था तो उस वक्त क्या आया था? प्रधानमंत्री की तरफ से उस वक्त भी मीडिया में चला था कि सेना को फ्री हैंड दिया गया है, वही है। और इस बार भी सवाल के जवाब में आप कितनी देर लगी, क्या लगी, इसकी बात छोड़ दे, तो तुम्हें क्या नरवणे साहब कह रहे? वो कह रहे पीएम की तरफ से आया, जो उचित समझे वो करें, बस। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आर्मी को फ्री हैंड दिया गया। इसको वो ऐसे इंटरप्रेट, इस आर्टिकल में भी ऐसे इंटरप्रेट किया गया, और राहुल गांधी भी शायद वही बताना चाहते हैं कि उस क्रूशल मौके पर सरकार ने वो फैसला जो था खुद ना लेते हुए आर्मी चीफ के ऊपर डाल दिया कि तुम फैसला लो। मैं इसको और थोड़ा समझा देता हूं, एक लाइन बस समझिए, एक लाइन जरूरी है वो। मान लीजिए ऊपर कोई कमांड में बैठा हुआ है, तो नरवणे जी ने जोशी जी को क्या कहा होगा कि जो सिचुएशन ग्राउंड पे हो करो। उन्होंने अपने कमांडर को क्या कहा होगा, जो बटालियन कमांडर होगा उसको क्या कहा होगा, और इसी तरह से ऑर्डर नीचे जाता है। लेकिन पीएम ने स्पष्ट कहा जो उचित समझे वो करे, इसका सीधा सा मतलब है आर्मी को फ्री हैंड था। समीर जी, लेकिन 2 दिन एक ही विवाद चले जा रहा है। देखिए राहुल कल भी यही होगा। देखिए राहुल गांधी पहली बार विपक्ष के नेता बने हैं, लेकिन सांसद तो पहली बार नहीं है ना। 20 साल से ज़्यादा का उनका संसदीय अनुभव है, और जब उनको पता है कि रूल ब्रेक के हिसाब से संसद चलती है, जब स्पीकर ने कोई व्यवस्था दी हुई है तो संसद उसी के हिसाब से चलेगी। राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज है, संसद के राजा नहीं है कि वो जो चाहेंगे वहां पर करेंगे। उनकी घर की पार्टी नहीं है कि वो जैसा चाहेंगे वहां व्यवहार करेंगे। और जब रूल लोकसभा स्पीकर ने जब कह दिया, उसके बाद भी आप इस बात का जिक्र कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को किसी भी स्थिति में परमिशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एक बार परमिशन मिलेगी रूल तोड़ने की तो राहुल गांधी हमेशा इसका फायदा उठाएंगे और कहेंगे कि मुझे तो पिछली बार आपने बोलने दिया था। नहीं बोलने देना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। पार्लियामेंट कानून के हिसाब से चलना चाहिए। राहुल गांधी कानून का पालन नहीं करेंगे, रूल्स और रेगुलेशन का, तो राहुल गांधी को बिल्कुल ब्रेक लेना पड़ेगा। अभी बहुत शॉर्ट में सर, देखिए 1962 में भारत चीन युद्ध पर हेंडरसन ने एक किताब लिखी, और वो किताब भी जो है वो पड़ी हुई है रक्षा मंत्रालय के पास अप्रूवल के लिए। तो यदि राहुल गांधी को नरवणे जी की किताब बोलने का अवसर मिल रहा है तो मुझे लगता है वो किताब भी भारतीय जनता पार्टी को निकाल के और उस पर भी बात करनी चाहिए। 62 पर किताब लिखी गई है, 62 पर किताब लिखी गई है, अप्रूवल नहीं है अभी तक, अप्रूवल नहीं है। 62 पे लिखी गई किताब पब्लिक डोमेन में है, नहीं पब्लिक डोमेन में भले है, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं मिला उसको हेंडरसन को। वो तो विदेश में छप जाती है तो आ जाती है, लेकिन उस किताब में भी तो नेहरू की ब्रेक ले लें। अभी देखिए क्या हंगामा और होता है पार्लियामेंट में, कुछ और होगा तो वो आपको बताएंगे। पाकिस्तान की बात हम आपसे करना चाह रहे थे, उनका दुख आपको बताएंगे। और ईरान पर बड़ी खबर हमारे पास यह है कि ईरान का झगड़ा डिप्लोमेसी की तरफ ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है इस वक्त। शुक्रवार को तुर्की में, इस्तांबुल में चीन और अमेरिका के वार्ताकारों के, माफ कीजिएगा, अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों के बीच बातचीत होने। तो राहुल गांधी आज भी पार्लियामेंट में नहीं बोल पाए, मतलब अंदर लोकसभा में, बाहर निकल के कुछ बोला है उन्होंने। अभी सुनते हैं। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं, मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो
ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी ना किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया है। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसलिए मुझे वहां नहीं बोलने दे रहे। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है, वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। धन्यवाद। एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। राहुल गांधी ने बाहर निकलकर कई बड़ी बातें कही, क्योंकि अभी वो नहीं बोल पाए। उन्होंने कहा इतिहास में पहली बार है लीडर ऑफ ऑपोजिशन को राष्ट्रपति के भाषण पर नहीं बोलने दिया गया। मोदी जी घबराए हुए हैं, मोदी जी डर गए हैं। उन्होंने कहा मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। वो एक बता के भूल गए थे, फिर लौट के आए तो बाकी 2 बताई। पहली बात ये उन्होंने कही कि नरेंद्र मोदी पर भयंकर प्रेशर है, उनकी इमेज का गुब्बारा हजारों करोड़ रुपए देकर फुलाया गया है, वो फूट सकता है। हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, और वो कह रहे हैं कि ये ट्रेड डील में किसानों के खून पसीने को बेच दिया गया, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि भारत उनसे एग्रीकल्चर का सामान, कृषि का उत्पाद भी खरीदेगा, और ये भी इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। फिर वो एप्स्टीन फाइल की बात करते हैं, फिर वो कहते हैं अडानी पर जो केस है वो दरअसल मोदी जी पर केस मानिए, मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर केस मानिए। ये राहुल गांधी की सारी पॉलिटिक्स मोदी विरोध की है। राहुल गांधी की सारी कोशिश नरेंद्र मोदी की इमेज को डाउन करने की है, और प्रॉब्लम उनकी ये है कि ये हो नहीं रहा। अब इन्होंने किसी बात कही है तो इस पर एक आपको डेटा देना फिर और ज़रूरी है। अच्छी बात है कि ये सारी बातें आज जो हैं वो हो रही हैं, तो खुलकर ही हो जाए। भाई आपको ये नया अभी का बिल्कुल आज ही जो आया है अप्रूवल रेटिंग, वो मैं बता देता हूँ।
इसमें ट्रंप की क्योंकि बात की उन्होंने, तो ट्रंप 11वें नंबर पर हैं, 43% उनकी अप्रूवल रेटिंग है। नंबर 1 पर दुनिया के सारे देशों में आज भी नरेंद्र मोदी है, 70% की उनकी अप्रूवल रेटिंग जो है एक एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो है वो बता रही है। और ये राहुल गांधी चाहते हैं कि इसको डेंट लगे, इसके लिए वो सारे प्रयास कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या इससे होगा। अभी डील की बात कर लीजिए आप। इन्होंने कहा कि भारत के किसानों की मेहनत को, खून पसीने को बेच दिया। आरोप लगाने से नहीं होता, आपका आरोप है, पहले तो क्या उसमें सच्चाई है, और दूसरी बात क्या उसको देश की जनता स्वीकार कर रही है उस आरोप को, तब आपकी बात बनेगी ना। क्या इस ट्रेड डील को लेकर के भारत के नागरिक जो हैं वो आशंकित हैं, सशंकित हैं, उनके मन में कोई सवाल है, या वो खुश हैं कि हमारा अमेरिका के साथ झगड़ा जो है वो ठीक हो गया, झगड़ा सुलट गया? त्रिपाठी जी बताइए। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि मैं क्यों कह रहा था कि राहुल गांधी को बोल लेने देना चाहिए। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, और अगर वो नहीं मानने को तैयार हैं, यानी वो ये करेंगे ही, तो सरकार को उसका कोऑर्डिनेटेड, जिसको कहते हैं ना, वो रिप्लाई देना पड़ेगा। वो नहीं चलेगा, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं चलेगा। अभी हमने नड्डा जी को सुना था कि वो सदन में जवाब दे, तो एक तो सरकार को ट्रेड डील पर जो कुछ अभी तक सामने है उसको पूरी तरह से देश को बताना चाहिए, क्योंकि अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में आएगा तो वो बात बनती नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ये राहुल गांधी की इस बात का भी जवाब आया है, लेकिन जो जितने भी प्रोसीजरल चीजों को छोड़ दें, ऑपरेशनल डिटेल्स को छोड़ दें, तो उस पर भी सरकार को फिर से देश को बता ही देना चाहिए कि जिस वक्त ये बात कर रहे हैं उस वक्त क्या हुआ। क्योंकि वाईके जोशी का भी बयान है पब्लिक डोमेन में, नरवणे जी का भी बयान है। अब अगर नरेंद्र मोदी को रहते हुए राहुल गांधी ये सब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि 24 में जो कोशिश उन्होंने की थी संदेह पैदा करने वाली, वो थोड़ी सी कामयाब हुई। और मैं वो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल खोज रहा था जो पॉडकास्ट उन्होंने किया है, जिसमें वो बता रहे कि दरअसल मोदी किस तरह से बाउंस बैक कर गए। यानी 24 का जो चुनाव था जिसमें वो 240 पर आते हैं, और उसके बाद वो इतने बड़े बड़े रिफॉर्म, इतने बड़े निर्णय, और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के तौर पर इकोनॉमिस्ट उनको बता रहा है। इकोनॉमिस्ट कोई भारत की मैगजीन नहीं, इकोनॉमिस्ट हमेशा भारत विरोधी या जो यहां सत्ता में रहता था उसके विरोधी, वो कार्टून तक बनाते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री का, वो ये पॉडकास्ट करने लगे। अब ऐसे में लगता है कि शायद वो जो राहुल जिस विदेशी दौरों के बाद लौटकर भारत के प्रभुसत्ता पर, भारत की संप्रभुता पर और भारत के नेता पर जो संदेह पैदा करना चाहते हैं, वो नए सिरे से कोशिश कर रहे हैं। और आपको याद होगा जब डील नहीं हुई थी, जब टैरिफ पे टैरिफ लगाया गया था, तब भी मोदी ने कहा था किसान इस देश के लोगों के हिस्सों के साथ समझौता नहीं होगा, चाहे व्यक्तिगत निशाना बनाया जाए। और आज देखिए राहुल गांधी व्यक्तिगत निशाना ही बना रहे हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, वो एप्स्टीन फाइल की बात कर रहे हैं, वो समझौतों की बात कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, एग्रीकल्चर के मसले पर, डेयरी के मसले पर भारत सरकार ने कोई नेगोशिएशन नहीं किया है, कोई नई शर्तें नहीं जुड़ी हैं। अभी भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पूरी तरह से अमेरिकी कंपनियों के लिए बंद है। एक्सपोर्ट के आइटम हम पहले भी लेते थे, आगे भी लेते रहेंगे। मैं अभी एक ब्लूमबर्ग का अभी का आर्टिकल देख रहा हूं मैं, ये 3 फरवरी आज ही सुबह पोस्ट हुआ है। ये लिख रहे हैं मोदी नेवर एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, ट्रंप जस्ट सेड दैट। मोदी ने कभी नहीं इस बात को स्वीकार किया कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, ट्रंप ने कह दिया। लेकिन अक्टूबर में भी कहा था, तब भी कहा था कि इंडिया ने बंद कर दिया, हमने तो बंद नहीं किया, हम खरीद रहे हैं। वो बात भी इसके अंदर आगे जुड़ जाती है। जो वो ये कह रहे हैं, ये सब क्या बात है, क्यों है ये बात बताने की, कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, मतलब वो ट्रंप के दबाव में जो ट्रंप कहेंगे वो करेंगे। वो नहीं हो रहा ना, आप नहीं मान रहे हो। रूस से तेल आप अभी भी खरीद रहे हो। ट्रेड अगर सब कुछ मान लेना था तो 4 महीने से क्यों रुकी हुई थी ट्रेड? 4 महीने क्यों इंतजार करती सरकार? डिले होने का कारण ही फिर डिले की वजह क्या थी? मान लेते सब। डिले का कारण ही था कि इसके साथ साथ इस डील में जो कुछ भी तय किया गया है वो देश के सामने आएगा ही, और सरकार जल्द से जल्द बता दे। बहुत अच्छी बात है। आज कहा नड्डा जी ने, आज स्टेटमेंट आएगा, क्लियरली बता दें डील में क्या है। राहुल गांधी को ये कैसे पता है कि सरकार ने किसानों की मेहनत को बेच दिया, जो राहुल गांधी आज बोल रहे हैं? लिखा ना कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदेगा। नहीं तो अभी क्या है, कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं जो पहले से आ रहे हैं? क्या वो प्रोडक्ट आ रहे हैं? कौन से नए प्रोडक्ट आ रहे हैं? किस टर्म पर आ रहे हैं? राहुल गांधी पहले डील का जो मसौदा आ जाए, राहुल गांधी उसका अध्ययन कर ले, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उसका अध्ययन करवा ले, फिर राहुल गांधी पत्रकार वार्ता लेकर बताए कि भारत सरकार ने कहां पर किसानों को हित को बेचा है। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जिस
जिस तरीके से कल से उनको लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो लोकसभा के जो नियम है उसको मानने को तैयार नहीं है और वो अपनी एक बात पर अड़े हुए थे। आज भी वो उसी बात पर गए, जब उन्हें अनुमति नहीं मिली तो बाहर आकर उन्होंने जिस तरीके से व्यक्तिगत हमला किया है, बाहर आकर उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर हमला किया है व्यक्तिगत, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश विपक्ष के नेता से, लीडर ऑफ अपोजिशन से, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी उम्मीद नहीं करता कि देश के प्रधानमंत्री पर इस तरीके से व्यक्तिगत हमले करे। मुझे लगता है राहुल गांधी को इसके लिए खेद प्रकट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री पर निजी टिप्पणी की है, जो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये बहुत ही बेहद निंदनीय, बेहद ही घटिया और बेहद ही निजी टिप्पणी है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए था। दूसरी बात, देखिए, ट्रंप ने ट्वीट किया और प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, दोनों की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप, जो मैंने पहले भी कहा था जब पहला सेगमेंट में हम लोग बात कर रहे थे कि ट्रंप यदि ट्वीट करते कि हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ डील कर रहे हैं या भारत के साथ डील कर रहे हैं, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना उनके लिए जरूरी है। वो बात अपनी कहते, वहां के जनता के लिए वो कहना उनके लिए आवश्यक है, नहीं तो जस्टिफिकेशन क्या होता कि हम कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ना कंप्रोमाइज करते हुए यदि वो काउंटर नहीं कर रहे हैं, एक तो तरीका यह होता कि जो ट्रंप ने कहा है उन सारी चीजों को प्रधानमंत्री अपने ट्वीट में काउंटर कर देते। मुझे लगता है यह बैड डिप्लोमेसी होती है। हमको अपना तेल खरीदना है, हम तेल खरीदेंगे। हमें अपनी डेयरी सेक्टर को बचाना है, मैरीन सेक्टर को बचाना है, हमको अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाना है, वो हम करते रहेंगे। सर, आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस जिस देश के साथ है, उस देश के साथ आप संबंध खराब थोड़ी करोगे। आप जो बात कह रहे हैं कि हम क्यों बार-बार उसको ट्रंप की बात पर जवाब दें? हाँ, कोई आवश्यक नहीं है। भारत ने, मैंने तो कहा तो कि ऑपरेशन सिंदूर पर जब बोला तो भारत के तरफ से प्रधानमंत्री ने उसका जवाब नहीं दिया। भारत का एक अधिकारी जवाब देता है। यह ट्रंप के लिए कोई कम बेइज्जती की बात थी क्या कि ट्रंप बार बार घोषणा कर रहे हैं कि हमने इंटरवीन किया, हमने रुकवाया, और भारत सरकार का एक अधिकारी आकर के कहता है कि प्रधानमंत्री की तो कोई बातचीत नहीं हुई है। तो यह समझना चाहिए कि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो नए तरीके की डिप्लोमेसी है, वो जिसे हम कहते हैं कि हम तुरंत एकाएक जवाब दे दें, ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि लोकसभा में बहस होगी और इस पर सरकार अपनी बातों को रखेगी। ये एक प्रॉपर पूरा आर्टिकल है इसके ऊपर, foreignaffairs.com मैगजीन पे आप जाके पढ़िएगा। इसमें टाइटल ये है कि इन केस यू आर वंडरिंग व्हाई मोदी डिडंट पुल अ कार्नी, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने किया, ट्रंप को सीधा जाकर के बोल दिया हम चाइना से ट्रेड डील करेंगे। वहाँ गए, डावोस में गए, वहाँ जाके साफ साफ कह दिया कि अब जो है अथॉरिटेरियनिज्म चल रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत है, पुराना स्ट्रक्चर खत्म हो गया जो दुनिया का बना हुआ था। सारी ट्रंप के लिए बातें उन्होंने कही और ट्रंप ने कैसे धमकाया उनको कि कनाडा लिव्स बिकॉज ऑफ अस। तो माइक कार्नी दोबारा बोलने से पहले सोचना जरा, उन्होंने रिश्ते इतने बिगाड़े। अब ये यही कह रहा है कि भारत को ये नहीं करना है, हमें ट्रेड डाइवर्सिफाई करना है अलग अलग देशों के साथ। आपने न्यूजीलैंड के साथ, ईयू के साथ, ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपने कर लिया है, यूएई के साथ आपकी डील हो गई, यूके के साथ आपकी ट्रेड डील होगी, 6-7 देशों के साथ अभी और होने वाली है। आपको ये काम करना है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको अमेरिका से रिश्ते खराब करना है। आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर वही है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वही होता है और हमको सबसे ज्यादा फायदा वही होता है, क्योंकि इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है। तो ये समझा रही है कि भाई ठीक है, हमने हमारी रणनीति ठीक थी, ट्रंप को बात बात पर हमें जवाब दे के उसको और नाराज नहीं करना था। कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी तो होते हैं। आप देखिए ना कि ट्रंप भी कभी भारत के प्रधानमंत्री के प्रति कभी भी ऐसी सख्त लहजे का इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी। आप उनका जब भी स्टेटमेंट आया है तब वो भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान के साथ बात की है, कभी भी ऐसा शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो वो ग्राहम है जो रिपब्लिक के सीनेटर हैं, जिन्होंने 50% ट्रंप के टैरिफ लगाने पर आगे चढ़ के वकालत किए थे कि भारत पे तो 500% लगना चाहिए। वो कल ट्रंप के ट्वीट के बाद कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा कदम है और ट्रंप को इस कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। सवाल इस बात का है कि भारत इतने वैकल्पिक रास्ते चुन चुका है कि अब अमेरिका को ये लग रहा है कि हमें भारत के साथ जाना जरूरी भी है और मजबूरी भी। आप कहीं और मत जाओ, आप अपने दुश्मन की बात सुन लो, पाकिस्तान की बयान लगा दीजिएगा। आप ये सुन लीजिए कि पाकिस्तान कैसे देख रहा है इस वक्त भारत दुनिया में, जिस तरीके से भारत ने अपना रुख रखा है अमेरिका के साथ या यूरोप के साथ या बाकी और देशों के साथ। तो पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि दोस्ती तो हमारे से कर रहे हैं ये, लेकिन
क्रिटिकल मिनरल्स की मीटिंग में भारत को क्यों बुलाते हैं? वेनेजुएला का तेल पहले भारत को क्यों ऑफर हो रहा है? हमको ऑफर अभी तक नहीं हुआ। हमसे तो ईरान से तेल खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई, हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं था, लेकिन भारत को पहले प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों है? सुनिए। कह रहा है कि आप अमेरिका के लिए भारत ही इंपॉर्टेंट है, आपके साथ वो जो कुछ भी बातें अच्छी अच्छी कर ले, लेकिन पार्टनर उसका भारत ही, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं। दूसरा बात आप सुनिएगा, वो कह रहे हैं कि जो ईयू के साथ ट्रेड डील हुई है, मार तो हमें पड़ेगी क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है वहां पर। पाकिस्तान का कुल एक्सपोर्ट कितना है आप जानते हैं? टोटल सब मिला के, सारी दुनिया को हर चीज मिला के, गुड्स और सर्विसेज दोनों, $32 बिलियन। $32 बिलियन का एक्सपोर्ट है उसका टोटल, और उसमें से 50% टेक्सटाइल है। मतलब 32 बिलियन का जो एक्सपोर्ट करता है उसमें से आधा वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, 18 बिलियन। उस 18 बिलियन का जो आधा है, 9 बिलियन, वो केवल यूरोपियन यूनियन को करता है। और यूरोपियन यूनियन के साथ आपका हो गया एग्रीमेंट, वो कह रहे मार तो हमको पड़ेगी, इनके एग्रीमेंट का नुकसान असल पाकिस्तान को होना है। तो यहां हमारे लोग कह रहे हैं कि साहब कॉम्प्रोमाइज हो गया, सरेंडर हो गया, और वहां आपका दुश्मन मुल्क जो है वो कह रहा है कि धोखा तो हमारे साथ हुआ है, ये तो सारा डील वील हमारे साथ होनी चाहिए थी, ये इंडिया के साथ क्यों हो रही है? त्रिपाठी जी देखिए, एक होती है सच्चाई और एक होता है अपना वाला सच। तो अपना वाला सच यहाँ के नेता लोग बोल रहे हैं, और जो सच्चाई है वो दुनिया बोल रही है। अब पाकिस्तान के लिए भी मतलब बड़ी विचित्र सी स्थिति है ना। उसको लग रहा था कि चलो ठीक है, अमेरिका कुछ दिन थोड़ा ठीक रहेगा, ये तो बड़ी जल्दी गड़बड़ हो गई। अभी मतलब कितने दिन हुए थे थोड़े अच्छे वाले, जो कहते हैं ना कि हनीमून पीरियड भी नहीं हो पाया ढंग से, अब वो स्थिति आ गई। और भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, भारत के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, भारत जिस तरह की ट्रेड डील कर रहा है, ये न भूतो न भविष्यति है। इस तरह का तो कभी हुआ ही नहीं। और मैं मतलब इसलिए बार बार याद दिलाता हूं, आरसीईपी से लास्ट मिनट ने पीएम ने कहा कि बाहर आ जाइए। क्यों? क्योंकि चाइना को, न्यूजीलैंड को, हम दूसरे लोग अपने डेयरी सेक्टर में नहीं घुसने देना चाहते। तब लोगों ने कहा बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और उसके बाद आप देखिए, सिर्फ 5 बड़ी ये डील नहीं हुई है, भारत ने दुनिया के हर हिस्से में अपनी जो चीजें हैं उसको भेजने का प्रबंध कर लिया है। 54 न्यू मार्केट्स, ये डिस्कवरी की है जो हमारी पिछले दिनों की जो ट्रेड डील का, ये टैरिफ डील का जो झगड़ा चल रहा है उसके बीच में। और उस सब के बीच में ईयू के बाद अगर अमेरिका की ट्रेड डील हो जाए तो पाकिस्तान तो बेचारा क्या है, वो तो मतलब इसके जिसको कहते हैं ना कि मुंह खुला का खुला रह गया या अवाक हो गया। तो उसके लिए तो ऐसी स्थिति है। अब भारत के लोग नहीं समझ रहे, राजनीति वाले नहीं समझ रहे, बाकी सबको समझ में आ रहा है। एक पाकिस्तान की चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो बलोच लोगों ने हमला किया इनके ऊपर, 3 दिन हमला चला। लोग कह रहे हैं 1000 के करीब, 1200 बीएलए के लड़ाके आए थे। 14 शहरों में पाकिस्तान के बालूचिस्तान में हमला किया, जिसके अंदर इनका दावा है कि 100 से ज्यादा पाकिस्तानी पुलिस वाले और सिपाही मारे गए। उनका दावा है कि हमने 150-200 इनमें से लड़ाकों को मार दिया। उनकी पाकिस्तान की सेना का यह दावा है। वॉटेवर, वो तो अलग अलग दावे होते हैं। निष्कर्ष क्या है इसका? आप इमेजिन कीजिए ना, 3 दिन तक हमले हो रहे हैं, 14 शहरों में हमले हो रहे हैं, और वहां पर जितनी इन्वेस्टमेंट है चाइना कर रहा है अलग अलग जगहों पर, जहां माइनिंग हो रही है, जहां ग्वादर में एयरपोर्ट बन रहा है, सब जगह हमला कर रहा है। खबर यह, चीन ने वहां से अपने सारे इंजीनियर, सारे टेक्निकल लोग सब वापस बुला लिए हैं, क्योंकि ग्वादर पे जाकर के भी इन लोगों ने हमला किया। ये तो चाहते ही नहीं कि वहां पर किसी और की इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि इनको लगता है कि ये हमारे रिसोर्सेज हैं, बाहर के मुल्क लूट के इसको ले जा रहे हैं, पाकिस्तान पहले ही इसको लूट रहा था, बदले में हमको कुछ मिलता नहीं है। उससे सरप्राइजिंग चीज जो आप स्क्रीन पर देख रहे थे अभी, वो लड़की की तस्वीर चलाइएगा आप जरा दोबारा। लड़कियों ने बंदूक उठाई हुई है, ये तो हम जानते थे। इसमें भारी तादाद में इन लोगों ने लड़कियां थी बीएलए की, ये लोग सुइसाइड अटैकर्स बन के आई। मतलब ये मरने ही आई थी, वहां बंदूक लेके आई, ये कोई बॉम्ब लेके वहां जाकर उन्होंने ब्लास्ट नहीं किया। ये लोग लड़ी, ये लड़कियां लड़ी, गोली से लड़ी, और उसके बाद वहीं जब खत्म हो गया, जब कुछ नहीं था तो वहां मर गई, उनकी मौत हो गई। लेकिन मैंने वीडियो देखे, इतनी खुशी खुशी है इस मिशन के लिए तैयार हुई जाने के लिए। तो इस पर हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं सिक्योरिटी एपरेटस के, जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी हैं शेषपाल वैद, एसपी वैद, डीजीपी रहे थे ना? हाँ, डीजीपी जम्मू। और हमारे यहाँ भी कश्मीर में इंसर्जेंसी रहती है, तो जिस आदमी को मालूम है इंसर्जेंसी क्या होती है, उन्होंने बताया कि ये जो बलूचिस्तान में हमला हुआ है, इसका एक ही मतलब है अब कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से गया, कोई शक ही नहीं है इसके अंदर। दोस्तों, बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह से कंट्रोल खो बैठी है। कई शहरों में, 8-10 शहरों में जो बलूचिस्तान में पड़ते हैं, उन पर हमला किया, इंक्लूडिंग जो वहाँ की जो कैपिटल है क्वेटा। और छोटी छोटी लड़कियां जैसे आसिफा, जैसे हवा बलोच,
उन जैसे बच्चे, यंग लड़कियां हथियार उठा के पाकिस्तान की फौज की जातियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी पर कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहे थे सर। हाँ सर, क्या अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया कि बलूचिस्तान के अलग करने को लेकर वहां जो अलग अलग संगठन का मूवमेंट चल रहा है, BLA, BLO सब मिला के, वो सारे अब एक हो गए हैं, सबका मूवमेंट एक हो गया। उसमें करीब 10 से 11 हजार लड़ाका हैं, उसमें 1000 महिला दस्ता है। तो ये तो फौज होती है सर, 10-11 और वो उनकी जो स्ट्रेटेजी है और उनकी जो रणनीति है वो है आपके सीधे गुरिल्ला युद्ध की, और पाकिस्तान गुरिल्ला युद्ध में फेल है। तो अभी तक जो घटना हुई ना, जो आप 3 दिन की बात, ये तो अनफोर्सीन है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं सर। जो पाकिस्तान मतलब BLA से निपट नहीं सकता है, वो भारत से युद्ध लड़ने की हिम्मत कर रहा है। उसकी हिम्मत देखो, मतलब BLA जिस तरीके से वहां 3 दिन से मतलब पाकिस्तान की सेना को मारकाट कर रहा है, वहां की फियादीन महिला फियादीन जिस तरीके से BLA के पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार रही है। 12 जिले लगभग बलूचिस्तान से अलग हो चुके हैं, जहां पाकिस्तान सेना का कंट्रोल पूरी तरीके से चला गया है, BLA के कब्जे में आ गया है। वो पाकिस्तान भारत को मैं तो बहुत सारे पाकिस्तानी पत्रकारों को, लोगों को सुन रहा था ट्विटर पर, तो यूट्यूब पर, तो वो ये पूछ रहे थे अपनी सरकार से कि तुम इन्हें आतंकवादी कहते हो, ये बताओ इनसे लोग डर क्यों नहीं रहे? ये बंदूकें हाथ में लेकर, बम हाथ में लेकर मार्केट में घूम रहे थे, पूरा सपोर्ट है उनको, और वो लोग आगे इनको खाने खिला रहे हैं, लोग अपने बच्चों को लेके इनसे मिलवाने के लिए ला रहे हैं। लोकल का पूरा तो ये कैसे टेररिस्ट है जिनसे लोग ही नहीं डरते? नहीं, वो टेररिस्ट नहीं है, उनको लोकल सपोर्ट है। और जितने भी बलूच जो है वो आज उनके साथ खड़े हैं, यही कारण है कि पाकिस्तानी सेना जो है उनको कुचल भी नहीं पा रही है। दूसरी बात है कि इसमें जो अभी एक रिपोर्ट आई है कि बलूचों को तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो भी साथ दे रहा है। अच्छा, TTP भी इसके साथ आ गया है, और ये सब मिलकर के पाकिस्तानी सेना पर मार कर रहे हैं। अभी तो आपने 14 शहर बताया था, कल एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें 17 शहरों का जिक्र था कि 17 शहरों में एकाएक लगातार वो जो है वो अटैक कर रहे हैं पाकिस्तानी सेना पर, और पाकिस्तानी सेना अपनी पोस्टें छोड़ करके भाग रही हैं। जो उनके पुलिस स्टेशन हैं वो छोड़ करके वहां से भाग रहे हैं, उनको पुलिस स्टेशन में आग लगा दिए गए हैं। उनके जो उम्मीद बस हमें ये करनी चाहिए कि बलोचों को इस पाकिस्तान की सेना के जुल्मों से आज़ादी मिले किसी तरीके से, और दुनिया की निगाह भी जाए यहाँ पर कि होता क्या है। क्यों एक 17-18 साल की लड़की बम और बंदूक उठाएगी, क्यों उठाएगी? इनकी ज़्यादातर की हिस्ट्री में लड़कियों के, आप जो इनके बारे में छपा है जाके पूछिए, किसी की बहन को उठा लिया, रेप करके मार के खड्डे में फेंक दिया, किसी के भाई को मार डाला, किसी के बाप को मार डाला। पूरे परिवार इन जुल्मों के साथ के बाद इनको ये बंदूक उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज इतना ही समय सर, बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, राकेश जी, प्रोफेसर साहब आपका, समीर जी बहुत धन्यवाद आपका।